कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आप लोगों को सेटिस्फाई करें? We'll be cutting down on ministries. We give subsidies. It is goods coming into Pakistan or going out of Pakistan. We have to keep an eye on them. क्या ये स्पॉन्सर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर स्पॉन्सर नहीं कर सकते? लेडीज जो है उनके लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, इस जुम्मे का दिन उम्मीद है, और मुबारक दुआ दिन है। के बिल्कुल इस उम्मीद और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुम्मा मुबारक आपके लिए। और सबसे अहम बात यह है कि आज का दिन एक लिहाज से बड़ा अहम है, क्योंकि आज यौम जमहूरिया मनाता है इंडिया, लेकिन कश्मीर जो है वहाँ पर दुनिया भर में कश्मीरी भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आज कश्मीरी एहतजाज करेंगे और आलमी सतह पर भारतीय जारहियत को बेनकाब किया जाएगा। बिल्कुल, और इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। कश्मीरी रहनुमा हमारे साथ होंगे और उनसे कश्मीरियों की जद्दोजहद पर बात होगी। लेकिन अभी शामिल करेंगे बड़ी खबर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात में 13 दिन बाकी। कराची से खैबर तक सियासी गहमा गहमी अपनी उरूज पर। इंतखाबी उम्मीदवारों से अवाम कितने पुरुमीद हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए यौम स्याह। दुनिया भर में कश्मीरी आज एक बार फिर हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाएंगे। अमेरिका कनाडा के बाद पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अयां। सेक्रेटरी खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। सरहद पार तिजारत में कस्टम्स का किरदार। पाकिस्तानी महकमा कितना बाइख्तियार, कस्टम्स के आलमी दिन पर ये जानने की कोशिश करेंगे। और कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक पाकिस्तानी तनसास मुख्तार ने साबित कर दिया। मिस्टर पाकिस्तान 2024 मुंतखब। फ़ख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अब हम ट्रेंड्स की तरफ आ जाएं। बिल्कुल, ट्रेंड्स की जानिब जाते हैं, लेकिन उससे पहले आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात करना ज़रूरी है। उनका तारुफ करवाते हैं, फिर हम ट्रेंड्स की जानिब बढ़ते हैं। हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे के लिहाज से तो वो बड़े अच्छे पेशे के साथ वाबस्ता हैं, जो बड़ा मोतबर माना जाता है, एजुकेशनिस्ट हैं। लेकिन इस वक्त वो सियासत के मैदान में आए हैं, तो सियासत में ऐसे पढ़े लिखे लोगों का आना एक बड़ा खुशाइंद बात है, और नौजवानों का आना ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हसन खान से हम बात करेंगे उनके इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक, लेकिन पहले ट्रेंड्स की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, सिंध प्रीमियर लीग इस वक्त ट्रेंड बना हुआ है एक्स पर, और लोग इस पर दिल खोल कर पोस्ट कर रहे हैं। कराची में सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का आगाज़ हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। इवेंट की मेहमान खुसूसी आसिफा भुट्टो समेत सदर हारून मलिक, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जुनैद अली शाह और अहमद शाह ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ और सिंध प्रीमियर लीग के ज़रिए खेलों के इनेकाद को सारिफीन ने खुशाइंद करार दिया है। हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। अच्छा, ये वजह थी कल मैं उस जानिब का, मैंने कहा अचानक कराची के लोग कहाँ निकल आए हैं, इतना रश क्यों है, सड़क पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो रहा था और रश नज़र आ रहा था। तो जनाब ये उस वक्त तैयारियाँ थी कराची में सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। तो अब आगे तो अब पीएसएल के ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करनी होगी ना लोगों ने। बिल्कुल, तो जो आगे है वो पीएसएल की एक तरह से तैयारी समझ लीजिए कि वो सिंध प्रीमियर लीग के वो कराची में हो गई है, तो बड़ा अच्छा है। और एक चीज़ जो हमने कल इस हवाले से बात भी की थी कि ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ उसकी ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तरफ वो तैयारियां, एक तरफ ये तैयारियां। हाँ, ये तो बड़ी तैयारियां, बड़ा मैच है ना इस पे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां नाज़रीन ज़ोरों शोर से जारी हैं। पोलिंग में अब सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। उम्मीदवार अपने अपने हलकों में लोगों को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम भी तैयार कर ली है।
जी, इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। मैं देख रही हूँ कि बड़े दबंग किस्म के मुदस्सिर जलसे हो रहे हैं। बिल्कुल, अब जलसे अब होना शुरू हो गए हैं, बड़े जलसे। लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे जलसे होते रहते थे ना, वो नहीं हो रहे। डोर टू डोर कैंपेन ज्यादा हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन अब हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हर बंदे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश हो रहे हैं। तो हमारे पास कराची हल्का NA 248 के कैंडिडेट मौजूद हैं, हसन खान, उनसे आज बात करते हैं। सबसे पहले तो हसन, आपको शुक्रिया। कैसी चल रही है इलेक्शन की मुहिम? बहुत ज़बरदस्त में इलेक्शन कैंपेनिंग। आई एम गोइंग टू कॉर्नर मीटिंग्स, मैं मोटरकेड रैलीज निकाल रहा हूँ। मैं डिफरेंट जगहों पे डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा हूँ, स्ट्रीट्स पे घूम रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरी कैंपेनिंग अच्छी चल रही है, आउटडोर मार्केटिंग मेरी अच्छी चल रही है। आई एम कनेक्टिंग विद पीपल। सो जितना ज़्यादा मैं अपने लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, जितनी फैमिली से, जितने वोटर से कनेक्ट कर सकूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आई गिव माई मैसेज कि प्लीज़ इलेक्ट गुड एजुकेटेड पीपल। और कैंडिडेट्स को देखें अपने कि उनके इलाकों में कौन सर्विस कर चुके हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, और फिर डिसाइड करें कि किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को वोट करना है। बड़ा मतलब ये छोटी बात नहीं है, बड़ा ये टफ होगा, क्योंकि जाहिर है ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि देरीना प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा मसला ही कराची का, भले कोई भी इलाका हो, पानी का प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो आज तक हल नहीं हो पाया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि वो उसकी कंडीशन आपके सामने है। आपके हल्के में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ वाटर। ठीक है, अब अराउंड 1200 मिलियन गैलन्स चाहिए कराची को एवरी डे, और सिर्फ 460 मिलियन गैलन मिलता है उसका। जो शॉर्टफॉल है वो मैसिव है। और इवन अगर K4 मंसूबा भी, जिस पे तेज़ी से काम चल रहा है, सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मिलके उसको रन थ्रू कर रहे हैं, अगर उसको भी हम समझते हैं कि 6 to 8 या 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद शॉर्टफॉल रहेगा। सो वी नीड टू फाइंड इमीडिएट मेजर्स कि हम पानी का मसला कैसे रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा सेवरेज इश्यूज़ हैं, गैस की लोड शेडिंग बहुत तंग कर रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, आपको पता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन ने हिट किया हुआ है सारी मासेस को। तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल, वी नीड पीपल जो एम्पावर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास है ऑलरेडी। दे विल बी फॉर्मिंग सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह वंस अगैन, एंड मेयर का कैंडिडेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। तो आई बिलीव कि अगर आपके पास एक अच्छी अथॉरिटी हो और नीचे MNAs और MPAs भी कराची में काम कर रहे हो, तो दे आर एबल, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड चेंज। अच्छा लीजिए हसन, इसमें एक तो मेरे ख्याल है कराची में ये हल्का जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर है वो आपका ही हल्का है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा वोटर है, अराउंड कुछ 6 लाख वोटर्स, एंड ऑल एजुकेटेड, ऑल बाशऊर, एंड दे अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। लेकिन इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जीत थी ना। हालिया पिछले इलेक्शन से हम ये देख रहे हैं कि हमेशा MQM यहाँ पे कामयाब हो जाती है। और बड़ा अच्छा, यहाँ पर अभी बल्दियात के इलेक्शन में हमने देखा जमात इस्लामी का बड़ा वोट निकला, तब भी आप इस हल्के में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। ये तरह टफ हल्का आपने लिया है, तो ये चैलेंजेस भी अब बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, चैलेंजेस आर ऑलवेज वेलकम। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं लोगों की, एंड नाउ द वोटर्स नीड टू डिसाइड कि उनको किस पार्टी को वोट करना है, किस कैंडिडेट को वोट करना है। ठीक है, MQM की एक सियासत, आपको पता है, एक एथनिसिटी बेस्ड है, उनकी एक सर्टेन एक लसानियत पे बेस करती है, थोड़ा सा डिवाइड एंड हेट भी है उनकी। इसके अलावा जमात इस्लामी, आपको पता है कि थोड़ा रिलीजन को वो यूज़ करती है आगे चीज़ें लाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लिबरल प्रोग्रेसिव, उनका सेंटर लेफ्ट का एक पॉलिसीज़ है, उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में बिलीव है, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स के ऊपर काफ़ी उनका जोर है। लेकिन अभी पता है आपको, जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है उस पर भी बहुत डिस्कशन हो रहा है कि ये एप्लीकेबल ही नहीं लग रहा, हम लोग IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, कैसे मुमकिन है 300 यूनिट फ्री बिजली दे दें, और ये हेल्थ का सिस्टम कभी, हमारा तो खैर कंपैरिजन ही नहीं है बाहर से, जो बाहर ये फैसिलिटी लोगों के डोर स्टेप पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आप लोगों को भी सेटिस्फाई करें कि हाँ ये मिलेगा? देखिए, जो प्लान है चेयरमैन बिलावल साहब का, वो ये है कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, सो विल बी कटिंग डाउन ऑन मिनिस्ट्रीज़। अराउंड 17 मिनिस्ट्रीज़ हमने earmark की हुई हैं कि हम अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि वी गिव सब्सिडीज़ टू इंडस्ट्रीज़ एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट सब्सिडी हैज़ अ ह्यूज क्वांटम। तो उन सब्सिडीज़ को हमें कट डाउन करना है, ताकि वो जो सब्सिडीज़ हैं उसका जो अमाउंट है वो हम वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए इस्तेमाल करें। तो बाकी ये कि ऑब्वियसली एक पार्टी आएगी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, अगर आप लोगों की पार्टी गवर्नमेंट में ना होती ना पिछले 14-15 साल से, तो फिर भी इंसान ये सोचता है कि भाई कोई मसला नहीं है, हाँ इन पे यकीन करते हैं, आप शायद
हाँ, तो ये 15 साल से हुकूमत आपकी है और काम फिर भी नहीं इस शहर में करते हैं, यानी ओनरशिप नहीं होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये एक बड़ा कराची वालों का गिला है। बस कराची ने कभी उस तरीके से एमपीएस और एमएनएस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्ट नहीं किए, ठीक है। हमेशा से कराची वालों ने जब वोट दिया तो उनके जो एमएनएस और एमपीएस थे वो अपोजिशन में बैठते थे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट में हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में हो। अब कराची वालों को ये करना चाहिए एहसास कि उनको उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हो, ताकि उनकी डेवलपमेंट फंड्स भी ट्रिकल डाउन करें और सब चीज़ें करें। अगर कराची से मुझे वोट मिलते तो मैं कराची की बात करूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये वाली चेंज आनी चाहिए और यही डिफरेंस कराची और लाहौर में है। लेकिन इसमें ना वो साइकी है, जो परसेप्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा शायद। पता नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, अब हल्के में निकलते हैं लोग। ये कहते हैं जी इंटीरियर सिंध से वोट लेके सिंध में हुकूमत बना लेते हैं। कराची सिंध का ना वो लगाव हुआ है, ना इसको ओन करते हैं, ना उस तरीके से काम करते हैं। वहाँ जाते हैं, यहाँ पे कुछ दिन गुजारते हैं, फैमिलीज यहाँ है वहाँ है, बस आना जाना होता है। उस तरीके से इस शहर के साथ ना प्यार ही नहीं किया गया। तो इस परसेप्शन को कैसे चेंज देखिए, अब 2024 के अंदर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ वेरी रीवैम्प्ड काइंड ऑफ पार्टी। उसने नई सोच को चुनो का हमारा लोगो है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया जो उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने हल्के से बिलोंग करता हूँ, इसी तरीके से कराची के अंदर जितनी भी उन्होंने सीटें एलोकेट की हैं वो उसी कम्युनिटीज़ में रहते हैं। और हम भी कराची आईटी हैं, ठीक है, एज एन उर्दू स्पीकिंग, आई एम एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन, ठीक है। तो हमें यही उन्होंने बोला कि कम्युनिटीज़ के अंदर जिन्होंने खिदमत की है, उन्होंने सर्विस की, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही ये इमेज चेंज होगा, ठीक है। सो वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि हम किस तरीके से कराची को हम खिदमत करते हैं और उसको बताते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जैसे मेयर मुझे वहाब साहब काम कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली कितने डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से हमारी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, ग्रीन लाइंस ये सब। और हेल्थ सेक्टर पे हमने बहुत काम किया, NICVDs कराची हार्ट एंड लिवर इंस्टीट्यूट, गैम्बट। सो वी वर्किंग। देखें, प्रोग्रेस आती है, इट टेक्स टाइम। हमने अपनी माजी से गलतियों से सीखा है काफ़ी। अब नाउ इट्स अ न्यू पार्टी, इट्स अ कम्प्लीटली रीवैम्प्ड पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो, एंड आई होप दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग। तो अभी जो पिछले तकरीबन आप जब से वहाँ पर हैं, भी एजुकेशनिस्ट हैं, वहाँ लोगों में आपने तब्दीली वो देखी जो है MQM का वो बड़ा एक गढ़ माना जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तब्दीली देखी कि लोग दूसरी जमातों को वोट दें, किसी को और जो है वो करें, ऑन करेंगे, यार नहीं अच्छा ये नहीं तो इसको आजमाया जाए, ये काम नहीं कर सके तो कुछ तो MQM थी, ठीक है। एंड अभी तो मुझे नहीं पता कौन सा फेस है MQM का, जिस तरीके से वो अपने फैक्शंस में डिवाइड हुई। वो तो कह रहे हैं हम तो दोबारा इकट्ठे हो गए। देखिए, इंटरनली आप अगर देखें तो आपस में पॉलिटिकल लीडर्स ने आप एक दूसरे के बारे में जो इल्ज़ाम लगाए हैं पिछले अदवारों में, ठीक है, वो इतने सिवियर एलिगेशंस हैं, ठीक है, कि मुझे तो नहीं समझ आती। लेकिन वो भूल गए, वो कहते हैं वो सबको भुला के आगे बढ़ा। कैंपेन में मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो काम है यहाँ पे, वो तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने पहले भी किया था, अब भी करेंगे। देखें, ये तो ये वो ही बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि वो किस तरीके से आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है, आपकी एक अपनी राय भी तो होगी ना, वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए तो बिल्कुल भी कोई चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि MQM इज द मोस्ट डिसलाइक्ड पार्टी इन कराची नाउडेज, बिकॉज देखिए उनको खुद भी कंफ्यूज है कि उनकी लीडरशिप कौन है। जिन्होंने उसका फाउंडिंग मेंबर थे उनको उन्होंने डिसोन किया, उनको डिसोन कर दिया अगेंस्ट। तो ये आई डोंट कंसिडर MQM एज ए कॉम्पिटिशन फॉर माई सेल्फ, ठीक है। बाकी है कि आई एम एज ए कैंडिडेट आई थिंक आई एम मोर बेटर देन एनीवन। जो मेरे कंटेस्टेंट हैं खालिद मकबूल साहब, ही वाज द IT मिनिस्टर। मुझे बताएं, IT मिनिस्टरशिप में माजरत से आई डोंट इवन नो वेदर ही नोज हाउ टू ओपन अ लैपटॉप और समथिंग, राइट। सो देखें, अब लोगों को दे नीड न्यू फेसेस, दे नीड न्यू पीपल, न्यू आइडियाज़, फ्रेश पीपल, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। तो लोगों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि नाउ दे नीड न्यू पीपल इन पॉलिटिक्स। अगर उनको प्रोग्रेस करनी है, अगर हम अभी से ही उन्हीं लोगों को ट्राई करते हैं जो हम पिछले 30-35 साल से लोगों को ट्राई कर रहे हैं, देन अगले 5 साल भी हमारे ज़ाया हो जाएंगे। आप MQM को तो अपना कॉम्पिटेंट नहीं समझते कि वो नहीं, आप लोगों के साथ उनका कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन PTI जो कि अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और बिलावल ने कहा भी कि जो आज़ाद उम्मीदवार को वोट देगा समझ ले कि वो हमारी तरफ ही आएगा, वो हमें ही वोट दिया जा रहा है। उस पर आप लोग कितना रिलाई कर रहे हैं? देखिए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात कर रहे हैं, तो जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो PTI के जो कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ही इज़ एन इश्तिहारी, उनके अगेंस्ट एक सर्टन एक FIRs वगैरह कटी हुई हैं। इसके अलावा देखिए, इंडिपेंडेंट को वोट देने का मतलब है कि यू इंकरेजिंग हॉर्स ट्रेडिंग, यू इंकरेजिंग वही जो चांगा मांगा की सियासत होती है कि आप वो बिकेंगे लोग, ठीक है। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट,
ठीक है, वी वांट क्लीन पॉलिटिक्स, कि लोग अच्छे लोग आए, प्रॉपर्ली इलेक्ट हों, और इस तरीके से ना हो कि वो इंडिपेंडेंटली रन थ्रू आ जाएं और फिर जिस पार्टी ने या जो चार्टर प्लेन चलेगा उसके अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट्स भर कर आएंगे और वो एक पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। सो वी डोंट वांट दैट। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे सान आप यहाँ ये बताइएगा कि आपके मुकाबले में पुराने लोग हैं, मंझे हुए, जिन्होंने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, आप बिल्कुल अभी फ्रेश नए, तो आप समझते हैं कि आवाम आपके हल्के की कहे कि नया सफ़र है, पुराने शराब गुल कर दो, तो नए सफ़र के लिए तैयार हैं? 100%। देखें, सबसे अच्छी मेरी एडवांटेज ये है कि 65% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ यूथ, जो मुझसे कनेक्ट करती है। 18 से लेकर तो तकरीबन वो 40 साल के दरमियान जो मुझसे कनेक्ट करती है, ठीक है, दे नो कि मैं क्या बैकग्राउंड है, मेरी सर्विस की क्या रिकॉर्ड है, और मेरे क्या फ्रेश आइडियाज़ हैं जो मैं तब्दीली लेके आना चाहता हूँ। क्या आइडियाज़ हैं? देखें स्पेशली देखें, वेरी इंपॉर्टेंट एज यू मेंशन्ड इन योर इंट्रो, एजुकेशन, ठीक है। आई बिलोंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट सेक्टर को मैं मैनेज करता हूँ। सो आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव किया जाए, उनमें बच्चों की इनरोलमेंट हम इंक्रीज़ करें, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम इंक्रीज़ करें, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे 10 पॉइंट एजेंडा है बिलावल साहब का, ठीक है, सो इट हैज़ वेरी गुड पॉइंट्स इंक्लूडिंग वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सैलरीज को डबल करना 5 ईयर्स के अंदर, सोलर एनर्जी से 300 यूनिट्स को फ्री करना, इसके अलावा BISP प्रोग्राम को एक्सपैंड करना, हारी कार्ड, यूथ इनिशिएटिव्स, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स है जो हम लेकर आ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जो कि एक मुआशी हब भी है, और उसके बावजूद यहाँ पर गर्मियों में भी गैस नहीं मिलता। गर्मियों में भी मतलब गैस की लोड शेडिंग होती है, ना हीटर चल रहे ना गीजर, मतलब दोनों चीजें ही पूरा साल ही नहीं मिलती हैं। मतलब एक अजीब आपके एरिया में आजकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग, तो ये एक प्रॉब्लम बहरहाल है। तो ये लोग जब होता है तो वो कहते हैं जनाब हमने तो वोट दिया, ना गैस आ रही है। ये वो हुकूमत है जो कि मतलब ऐसी भी नहीं है कि इनएक्सपीरियंस हो, 14-15 साल से है, और ये वो इश्यूज हैं जो कि साल से चलते आ रहे हैं। देखिए थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं इसमें। गैस आपको पता है कि एक सुई नॉर्थर्न और सदर्न गैस से हम लेते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा LNG टर्मिनल्स भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्टेड जो कमोडिटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना फ्लक्चुएटिंग और हाई लेवल्स पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक के अंदर आती है, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो वो नॉन पेमेंट्स और ड्यूज़ के ऊपर भी जो है ना वर्कआउट करती हैं। इसके अलावा शॉर्टफॉल भी है। बाकी देखिए कराची को कभी गिना भी नहीं गया है सही तरह से, तो रिसोर्स एलोकेशन इसकी वजह से बहुत इश्यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेंसस के अंदर अगर लोगों को ही ना कम गिने तो आप उनकी रिसोर्स एलोकेशन कैसे कर सकेंगे अगर हम काउंटिंग ही गलत कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज़, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता ही हल किया जा सकता है। एंड वी नीड गुड पीपल, फ्रेश आइडियाज़ टू मेक श्योर कि ये चीज़ें हो रही हों। वी कांट रिलाई ऑन ओल्ड पीपल जिनकी अब वो 60-70s की अब उनकी एज हो चुकी है, सियासत से वो जो है ना वो उनकी डिफरेंट किस्म की सियासत है, ठीक है, उनकी सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ की, और कभी इस पार्टी में कभी आवाज़ आती है कभी उस पार्टी में चले जाएं, एंड दैट्स इट। उनको आवाम से वो कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड है, ठीक है। आई थिंक आई एम द वॉइस ऑफ द न्यू जनरेशन, द न्यू यूथ विच इज़ प्रॉपिंग अप, ठीक है, एंड आई होप के मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मेरे हल्के से। तो आपके हल्के में जो आप कैंडिडेट आपके PS के हैं, आप NA में हैं, तो हमने कुछ हल्कों में देखा है मुख्तलिफ सियासी जमातों में अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे के साथ वो नहीं चल रहे, तो आप कुछ जेलन टीम की तरह आ रहे हैं या वाकई अपना अपना इलेक्शन? मेरी जो टीम है दैट इज़ अमेजिंग। हमारा क्वाड है, ठीक है, सो देयर इज़ SM नकी साहब, देयर इज़ शहजाद मजीद एंड देयर इज़ फैजान रावत। सो मेरे NA के नीचे तीन आपकी 2.5 PS आती हैं, ठीक है, एंड वी आर ऑल जेलिंग इन टुगेदर वेरी वेल। हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, हम जो आउटडोर मार्केटिंग करनी होती है हमें बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि विच एरियाज टू टारगेट। हम कॉर्नर मीटिंग्स में भी साथ जा रहे होते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद ईच अदर विच इज़ गुड टू नो, एंड उसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, उसमें न्यू एंट्रेंस भी हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड टीम एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। अभी आपने ये सोचा है कि बाद में क्या आपकी होगी, मतलब पर्सनल बिहाफ पे? वरना क्योंकि हमने जितने हल्के अभी तक एक्सप्लोर किए लोग बड़े मायूस हैं, वो ये बोलते हैं कि इन दिनों में ही नज़र आते हैं ये लोग, उसके बाद मतलब वही सीजनल फ्रॉग्स, उसके बाद ये नज़र नहीं आते हैं। आप जाया करेंगे अपने हल्के में? देखिए मैं तो अपने हल्के में रहते तो हैं, लेकिन निकल के लोगों से काम भी कर रहा होता हूँ, ये एक अलग चीज़ है ना। देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट चैनल का सबसे बड़ा इलेक्शन ऑफिस खोला है, एंड टू कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। दूसरा ये कि मैं उस हल्के में रहता हूँ, उधर काम करता हूँ, उधर सर्विस एजुकेशन की सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर द पास्ट 40 years। आई कैन नॉट सिंपली मूव माई
schools or everything from that इलाका, right? So I am there to stay for a very long haul. वो जब इलेक्शन हो जाता है ना, जीत जाते हैं, फिर बस इस्लामाबाद में जो लॉन वो क्या होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस, हाँ उधर जाके शिफ्ट हो जाते हैं लोगों को, बस फिर नजर ही नहीं आते। नहीं, ज़ाहिर सी बात है कराची is my home, ठीक है, एंड आई विल बी स्टेइंग। ऑब्वियसली नेशनल असेंबली के एक अपने एक लेजिस्लेशन वाला एक एलिमेंट्स होते हैं, सो यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू सिट इन द नेशनल असेंबली एंड जो असल काम है, जो लेजिस्लेशन वाला जो काम है जी। बल्कि ये काम जो है वो बेसिकली तो मेयर के या सूबाई गवर्नमेंट के होते हैं। असल काम जो नेशनल गवर्नमेंट में आने वाले लोग लेजिस्लेशन है, पॉलिसीज मेकिंग है कि पाकिस्तान को किस तरह से चीज़ों को बढ़ना है बड़ा अच्छा। लेकिन हसन, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा हसन के इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क में इलेक्शन में बार बार ये बात की जाती है कि नौजवान एक जमात है, पीटीआई की बात कर रहे होते हैं, नौजवान ये जमात है वो कह रहे जी हम नौजवानों के साथ हैं, नौजवान लीडर्स आ गए, मरियम साहिबा उधर से, बिलावल साहब इधर से। क्या वाकई नौजवान उस तरह इंटरेस्ट ले रहा है अब इलेक्शन में जो आज से 10 साल पहले 13 में 18 में उसका इंटरेस्ट और था? एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर लीजिएगा, आप पे आई थिंक कोई एलिगेशन भी लगाया इलेक्शन कमीशन ने, कोई ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का कोई मामला है, ज़रा वो बताइएगा क्या हुआ क्या था? देखिए पहले तो यूथ इज़ अगेन थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट आया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो कदगन लगाई गई हैं तो इससे एक इम्पैक्ट आया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑलवेज़ ये मोटो रहा है कि वी शुड बी गिविंग अ फेयर प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन। तो हम लोग का एक बहुत ही एक डेमोक्रेटिक स्टांस, हमारा बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टांस है। बाकी द एग्जाम्पल की यूथ कैसे आ रही है, आई एम एन एग्जाम्पल, आई एम ए पर्सन हु जॉइंड पॉलिटिक्स रिसेंटली एंड नाउ आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बाकी आप लोग का जो जवाब है, देखिए व्हेन यू आर कैंपेनिंग यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, राइट? एंड I obviously because I belong to educational institutions, I connected with my parents कि मेरी जो पेरेंट्स हैं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे फैमिली का पार्ट है। सो जब आप इलेक्शन रन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताते हैं, अपने फैमिलीज़ को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि आप रन कर रहे हैं इलेक्शन। तो आई कनेक्टेड विद माई पेरेंट्स एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आई टोल्ड देम कि आई एम रनिंग फॉर इलेक्शंस एंड आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई एम गिविंग एजुकेशन फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। और मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा मिजाज कैसा है, मेरी इंटेग्रिटी कैसी है, व्हाट ऑल आई एम डूइंग फॉर देम। उनकी एजुकेशनल एक्सेलेंस, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, उनके लिए रोबोटिक्स, उनके लिए फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स। सो मैं दिन रात उनके बारे में सोच रहा होता हूँ। तो अगर मैं कनेक्ट करता हूँ पेरेंट्स से थ्रू एनी मीडियम, ठीक है, तो this is what I did. I sent out certain pamphlets out to my parents so that they can know कि their managing director is standing for elections. ठीक है, तो उससे इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से नहीं लिया कि हम क्यों अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो and they want an answer from me. So I will be giving them in a certain answer कि किस तरीके से मैंने किया। And I think as a managing director of an institution, I can appeal to my parents जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे समझते हैं। चलें जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, देखते हैं क्या होता है। ये तो अब 8 फरवरी को ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद बात हो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। मस्जिद नाज़रीन अल्लाह का घर है। यकीनन जो लोग दुनिया में लोगों की सहूलत के लिए मस्जिद की तामीर करवाते हैं वो आखिरत में अपने लिए निजात का ज़ख़ीरा जमा करते हैं। मस्जिद ईसा इन कम्युनिटी सेंटर में ना सिर्फ नमाजियों की सहूलत का ख्याल रखा गया है बल्कि साथ ही समाजी खिदमात के तहत लाइब्रेरी और सरदखाने का भी अहतमाम किया गया है। मुदस्सिर जो कि गए थे उन्होंने वहाँ पर इस मस्जिद की तामीर। इसकी ख़ास जो बात है वो है कि इस मस्जिद को मस्जिद नबवी का जो तर्ज तामीर है उसके रेप्लिका के तौर पर वो बनाया गया है। वैसे ही जैसे गुम्बद खज़रा वहाँ पर है उसका एक रेप्लिका है, फिर दरवाजे हैं, महराब हैं, यानी उससे शबी उसकी जो है वो उसको मद्देनज़र रखकर वो बनाई गई। तो कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 8 में ये मस्जिद बनाई गई है। तो मस्जिद का दौरा जो हमने किया है वो आपको दिखाते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर गुम्बद खज़रा का रेप्लिका एक मॉडल देख रहे हैं, ये हम उमूमन गुज़रते हुए डिफेंस के इस इलाके से देखते थे। मैंने सोचा कि कोई मस्जिद है जो तामीर की गई है, लेकिन उसके बाद ये बाकायदा प्लान किया कि यहाँ विज़िट किया जाए। जब ये विज़िट है तो बड़ा सरप्राइजिंग विज़िट है कि इसको न सिर्फ ये गुम्बद खज़रा का रेप्लिका या मॉडल है बल्कि मस्जिद नबी की तर्ज पर ये एक मस्जिद तामीर करवाई गई है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद ईसा।
तो जामा मस्जिद ईसा में हम चलते हैं। आपको यहाँ से जब एंटर होंगे तो इस साइड पे नज़र आएगा पूरा मस्जिद नबवी के जैसे महराब हैं, महराबी दरवाज़े हैं, दरवाज़ों में तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ जाकर देखते हैं कि ये कैसा है। तो ये मस्जिद के बारे में हमें ये बताया गया कि इसमें मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, मुख्तलिफ़ पोर्शंस हैं, वो बनाए गए हैं। तो मज़ीद तफसील लेते हैं। डॉक्टर फरहान ईसा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि वो मस्जिद में मौजूद थे, तो हमारे जब उनसे रब्ता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गुज़रते तो बहुत दिन से थे, लेकिन ये आज हमने प्लान किया और ये जो आपका पूरा रेप्लिका आपने गुंबद खज़रा का रखा है और फिर अंदर आके मुझे मालूम हुआ कि ना सिर्फ वो रेप्लिका बल्कि वैसा ही यहाँ पे कुछ किया। ये कैसे ख्याल आया? नहीं, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर विजिटिंग। ये बेसिकली ये था क्योंकि हम सैयद भी हैं और हम लोग चाहते थे कि वही चीज़ों को यहाँ पे लाया जाए, ना सिर्फ कि एक मस्जिद बनाई जाए जो कि रेप्लिका की तौर पे हो, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से वो चलती थी, जहाँ पे मतलब इट वाज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आते थे, बैठते थे, फैसले भी होते थे, चीज़ें भी सिखाई जाती थी। तो मतलब हम चाहते हैं कि वो एक कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट हो जो हमारे प्रॉफिट ने हमें सिखाया, और साथ साथ यहाँ पे बच्चे आएँ, वो ट्यूशन भी पढ़ें, इस्लाम के बारे में जाँचें भी, सीखें भी, और एक ऐसी चीज़ हो जो कि इंक्लूसिव हो, जिसमें डाइवर्सिटी भी और इक्विटी हो, सब बराबर हों, जिसको आना है वो नमाज़ पढ़े जैसे मस्जिद नबवी में पढ़ी जाती है। यहाँ मस्जिद ही बनाएगी या इसमें कुछ दीगर आपने बीच आप बता रहे हैं कम्युनिटी सेंटर टाइप, तो कम्युनिटी सेंटर में तो बहुत चीज़ें हैं, तो क्या इसमें सिर्फ मस्जिद ही है प्लान में, क्या चीज़ें? जी देखिए, हम इसको फेज़ वाइज लेके चल रहे हैं। इसलिए माशाल्लाह जो है वो यहाँ पे जो लोगों के मसाइल होते हैं उनके लिए डिफरेंट उलमा भी आते हैं, वो उनसे डिस्कस भी करते हैं, कुरान की तफसीर भी सिखाई जा रही है और माशाल्लाह चीज़ें अभी बन रही हैं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़र्स्ट फेज़ में हमने मॉर्चरी रखी थी, वो माशाल्लाह अब स्टार्ट हो गई है। कोल्ड स्टोरेज, लोगों का बड़ों का इंतकाल हो जाता है, फैमिलीज़ बाहर होती हैं और उनको जगह नहीं मिल रही होती, तो वो हमने माशाल्लाह कराची में है जी, तो इसके ऊपर हमने अटेंशन दी है। दूसरी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि दरवाजे हर वक्त खुले रहें ना, एक वेलकमिंग सा एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। मैं DHA का बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि वो फुली सपोर्ट करते हैं सारे इंडेवर्स को, और इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि एक ऐसी मस्जिद बनाएं जिससे लोगों का लगाव हो, लोग आएँ, नमाज भी पढ़ें, आपस में दोस्तियाँ भी हों, ताल्लुकात भी हों। एक दोस्त ने हमारे ये रिक्वेस्ट करी, एक आइडिया दिया कि मैं इसको लीड करना चाहता हूँ कि जिसको शादियाँ बच्चों की करनी होती हैं वो एक रजिस्टर बना लें जिसके अंदर जो है लोग अपने नाम लिखवा दें कि फैमिलीज़ जो ज़रूरत रिश्ता टाइप की चीज़ है, तो हम DHA से परमिशन लेंगे, अगर ऐसी चीज़ें भी हो सकें तो वो भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि ये दिखाया भी जाए, ये सोच कैसे आई डॉक्टर साहब इसमें कि ये जो महराबी दरवाज़े हैं उनकी तामीर हो, फिर ये नाज़रीन देखें जैसे आपको मस्जिद नबवी में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बार मौका मिला, मैं गया तो वो मैं एंटर हुआ हूँ, साइज़ में छोटे हैं लेकिन वो जो उसका डिज़ाइन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये बनाया गया है। तो डॉक्टर साहब ये ख्याल कैसे आया कि मस्जिद नबवी की जो तर्ज पर है वो बनाया जाए? हर चीज़ वो मुझे नज़र आ रही है, अभी तो मैंने अंदर जाना है, देखना है जी। जी नहीं, बिल्कुल वो तो मोहब्बत भी थी। और देखिए मैं फिर वही कहता हूँ कि मस्जिद नबवी का जो एक कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेके आना चाहते हैं कि ना सिर्फ कि वो बिल्डिंग में अंदर कॉन्सेप्ट हो, बल्कि जिस तरह से वो यूटिलाइज़ होती थी, वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था, मुसलमान मिलते थे और एक दूसरे की परेशानियां भी शेयर करते थे, फैसले भी होते थे। सारी चीज़ें तो नहीं हो सकेंगी, अलबत्ता हम चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट पूरा लेके आया जाए, और ज़ाहिर है इससे एक मोहब्बत भी थी। और आप आइए, आपको अंदर भी दिखाते हैं कि सो बेसिकली माशाल्लाह ये अंदर आते ही एक वो एहसास है, आवाज़ भी मेरी गूंज रही होगी, वो एहसास है कि बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद है और वाह बहुत खूबसूरत मस्जिद को अंदर से। और यही डॉक्टर साहब इसके ऊपर ही वो जो गुंबद खज़रा का रखा गया है मॉडल, ये इसके ऊपर ही है, यही चीज़ है जी। तकरीबन सारी चीज़ें वैसे ही और हम चीज़ों को एडअप कर रहे हैं। सिर्फ ये ऊपर के शीशे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ये कलर्ड हैं क्योंकि हमारे ओरिजिनल बड़े जो थे वो सैयद फ्रॉम ईरान थे, और तो वो वहाँ के कॉन्सेप्ट को हम लेके आए हैं। अच्छा, तो ये शीशे जो हैं वो ईरान से हैं? जी। अच्छा, ये पाकिस्तानी शीशे नहीं? हाँ, ये ऊपर वाले नहीं हैं, और ये बेसिकली अब लेकिन अब इसको हम रेप्लिका तो यहीं बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मकसद ये था कि सारे जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको, और अभी हम इसकी काफ़ी ब्यूटिफिकेशन अभी कर रहे हैं। इसको एयर कंडीशन फुली रखा गया है कि लोगों को कन्वीनियंस हो, गर्मी बहुत होती है तो इनको कन्वीनियंस भी देखी जाए, और हम चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पे कंफर्टेबल हो। भी यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने कभी कभार अपने ट्यूशन मास्टर से पढ़ने के लिए घरों के बजाय यहाँ पे आके पढ़ते हैं, हम इसको भी वेलकम करते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है और होना भी ये चाहिए।
मस्जिद का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मस्जिद है, और ये लग रहा है कि ऊपर भी कुछ डॉक्टर साहब है बनाया हुआ आपने। जी ऊपर जो है जी ये लेडीज़ का पूरा सेपरेट पोर्शन है, उनकी एंट्रेंस भी साइड से, उनका वॉश के लिए बाकायदा नमाज का एहतमाम रखा गया इसमें। जी बिल्कुल नमाज का एहतमाम है, उनका वज़ू खाना वॉशरूम सब कुछ सेपरेट है, और वो ऊपर जाके अपना कर सकती हैं। वो बहुत सारी लेडीज़ जो है वो अपने कोई कुछ मोहल्ले की लेडीज़ हैं जो अपना कोई मसाइल डिस्कस करना चाहती हैं तो ख़ुद ही मौलमा बुला लेती हैं और ऊपर बैठ के आराम से डिस्कशन कर लेती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो हम एवरीबडी इज़ ओपन। नीचे भी अगर कोई इलाके के लोग मोहल्ले के लोग चाहते हैं कि भाई किसी से एक कोई समझ लिया जाए कोई चीज़ या कोई तफसीर कर ली जाए, तो दे आर मोर देन वेलकम टू यूटिलाइज दिस प्लेसेस। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप हमें ये मॉर्चरी दिखाएं नाज़रीन, यहाँ एक मॉर्चरी भी बनाई गई है, ये देखिएगा जामा मस्जिद ईसा मुर्दा खाना, तो अच्छा बाकायदा हर एक को जो है वो ज़ाहिर जाना है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा चैलेंज है कि जब इंतकाल हो जाता है तो कोई बॉडी को रखने की जगह नहीं होती, और ये बड़ा अफसोस की चीज़ है कि ये चैलेंज है। तो हमने ये बनाई, बेसिकली तो सिर्फ ये है कि इंडिविजुअल है, ये बॉडी को इसमें डाल के आप अंदर ले आते हैं और इसको अंदर स्लाइड करके आप वापस कर देते हैं। और मकसद ये है कि एक तो इनकी सेपरेशन भी हो ना। इसकी जो बुनियादें हैं जी वो 5 मंजिला की दली हुई हैं, और बिल्डिंग की जी पूरे को बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो इसको भी ये सो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम बाद विद टाइम जो है ना इसको बड़ा भी करते रहेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि मैनेज भी होता चला जाए। और हम चाहते हैं कि मोहल्लेदारों की भी इन्वॉल्वमेंट हो। दैन अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि DHA हर चीज़ की है, उसकी अपनी ही इन्वॉल्वमेंट के साथ ये चीज़ें चलें। ज़ाहिर है वो यूटिलाइज़ करें, इधर आएँ, अपनी एक्टिविटीज़ करें। अभी इस मस्जिद के आगे जगह है, उधर हम सारे झूले लगा रहे हैं बच्चों के लिए। प्ले एरिया में जी प्ले एरिया बना रहे हैं कि बच्चे अगर माँ के साथ आते हैं, छोड़ने से आते हैं, तो झूलों पे चले जाएं। और ऐसे मस्जिद की तरफ रुझान भी उनका इसी अट्रैक्शन हो। लाइब्रेरी भी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि बनाई है, पूरी लाइब्रेरी बनाई जाए। यहाँ हमने सबके लिए चाय कॉफ़ी का भी सामान का रख रहे हैं कि लोग अभी आ सकें। इंशाल्लाह ताला विदिन 15 डेज़ ये रेडी हो जाएगी, और इसके ऊपर भी जगह है हमारे पास, तो उसमें फिर आके लेडीज़ का पोर्शन लाइब्रेरी का अलग होगा और जेंट्स का अलग है। तो लेडीज़ का पोर्शन की एंट्रेंस भी बैक साइड से है, जो कि वहाँ की फ्रंट साइड है। तो बेसिकली मकसद है कि लोग आएँ, अपना मुताला करें। और मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी में इस्लामिक बुक्स के अलावा जो है वो दूसरी बुक्स भी हों कि आके यूटिलाइज़ कर सकें, एक माहौल हो सीखने का, सिखाने का, तो और यूटिलाइजेशन हो सके। असली कम्युनिटी सेंटर का मतलब तो फिर वही है, और जो पुराना एक कॉन्सेप्ट मस्जिद का है वो ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे, और हमारा वो एक जो यहाँ गुजरते हुए अट्रैक्शन थी, आज हमने सोचा कि आपको दिखाया भी जाए कि मस्जिद नबवी की तर्ज के पर वैसी ही एक तरह अकीदत के साथ एक मस्जिद बनाई गई है। तो जनाब ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मस्जिद को जो मरकज़ बनाकर कम्युनिटी का वो चलाना, अगर ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में हो तो मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा मसाइल आप मिल बैठ के हल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ही अल्लाह का घर, जो कि वो अपना ईमान होता है, अपना अकीदा होता है कि जितनी मोहब्बत हो इंसान उतना कहते हैं ना गुड़ डालता है कि भाई इतनी खूबसूरत होगी। सबसे अच्छी बात ये कि ये मस्जिद का जो एक कॉन्सेप्ट है ना माजी में इस्लामी तारीख से, वो है कम्युनिटी सेंटर का। वो कम्युनिटी सेंटर की शक्ल दी जा रही है कि वहाँ पर लोग फैसले भी करें, आएँ भी, अपनी चीज़ें भी करें। तो ये कि सिर्फ मस्जिद, और उन्होंने कहा कि मस्जिद बंद नहीं होती, जो अमूमन मसाजिद को नमाज के बाद बंद कर लिया जाता है, तो ये एक बड़ी खुली रहती है। बहुत बहुत खूबसूरत थी मस्जिद। अब हम बात करते हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी कस्टम्स डे आज मनाया जा रहा है। माजी में देखा गया कि आज के दिन पाकिस्तान में भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेरे एहतमाम तकरीबात होती थी, और आगाही वॉक्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का इनेकाद होता था। मुख्तलिफ शहरों में कस्टम्स के ज़ेरे एहतमाम मनशियात को नज़रियातिश करने की तकरीब भी होती थी। लेकिन इस बार प्रोग्राम्स जो हैं वो कुछ महदूद हैं। अलबत्ता ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन की अहमियत क्या है, ये मुदस्सिर हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और हमने ज़हमत दी है कस्टम कलेक्टर खातून ऑफिसर मरियम खालिद साहबा को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस दिन की अहमियत भी जानेंगे, और पाकिस्तान में कस्टम वर्क का जो तरीक़ाकार है उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम खालिद साहबा, आपने वक्त दिया। आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से अमूमी एक रवैया है कि कस्टम्स डरते हैं लोग, कस्टम वालों से पता नहीं डर रहे होते हैं, और कुछ किया हो या ना किया हो उनसे डर रहे होते हैं। तो ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बॉर्डर्स और जो पोर्ट्स हैं, वो चाहे ड्राई पोर्ट है, एयरपोर्ट्स हैं और सी पोर्ट्स हैं, उन पर इनका काम है। तो ये कस्टम इतना लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है, क्या वर्क क्या बुनियादी तौर पर होता है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस। सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगी, आज 26 जनवरी है। इट इज़ इंटरनेशनल कस्टम्स डे विच हैपन्स एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। और ये पूरी दुनिया में तमाम बिकॉज कस्टम्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मनाया जाता है टू एक्नॉलेज द वर्क एंड द एफर्ट्स ऑफ द कस्टम्स अथॉरिटीज़ एंड कस्टम्स ऑफिशियल्स जो वो मेहनत करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए, उस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी आज ये मनाया जाता है। जैसे आपने कहा कि कस्टम्स मौजूद है सी पोर्ट्स पे, ड्राई पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, बॉर्डर्स पे। वी आर दी गार्डियंस ऑफ द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। और कुछ भी हमारे मुल्क में जो भी आर whether it is passengers they are coming into Pakistan or going out of Pakistan, it is goods coming into Pakistan or going out of Pakistan, we have to keep an eye on them कि हमारे कहीं पे भी ड्यूटी एवेजन ना हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ट्रेड प्रोग्रेशन हो, और कोई भी ऐसी चीज़ ड्रग्स वगैरह ना मुल्क में आए ना मुल्क से जाए, या फिर इलीगल रूट्स के थ्रू कोई स्मगल्ड आइटम्स पाकिस्तान में एंटर ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मरियम साहिबा कि पाकिस्तान कितना एडवांस है टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात करी, क्योंकि लोग तो ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि मनशियात कैप्सूल्स में भर के पेट में डाल के ले जाते हैं, कोई जूतों में छुपा के लेके जाता है, कोई फलों में डाल के ले जाता है, और मतलब बड़े कभी सुना नहीं होता हमने जो तरीकाकार हमें पता चलते हैं। तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस है? I can't hear you now. आप हमें सुन सकती हैं? जी, अब now I can hear you. हाँ, ओके। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस है डिटेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये लोग तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कोई कैप्सूल्स निगल लेता है मनशियात वाले, और कोई फलों में छुपाता है, कोई बैग्स में, कोई जूतों में। तो किस तरह काम हो रहा है? जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान कस्टम्स जो है वीबॉक पे चल रही है, दैट सिस्टम इज फुली ऑटोमेटेड। प्लस अब हमारा नेशनल सिंगल विंडो है, और मैक्सिमम जो ड्वेलिंग टाइम है कंटेनर्स का, वो मैक्सिमम दैट इज 2 days स्पीडी क्लियरेंस है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि कैप्सूल्स वगैरह इसकी डिटेक्शन, ये स्कैनर्स हमारे डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे भी लगे हुए हैं, प्लस कंटेनर्स स्कैनिंग का भी सिस्टम बहुत अच्छा मौजूद है। पोर्ट कासिम पे बड़ा अच्छा इसका एक मॉडल सिस्टम मौजूद है। और प्लस जो हमारा एयरपोर्ट वगैरह पे स्टाफ एंड ऑफिशियल्स आर डिप्यूटेड, दे आर वेरी एक्सपर्ट, प्रोफाइलिंग भी कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, देख के पता चल जाता है उनको कि ये बंदा जो है दैट इज अ पैसेंजर, जेन्युइन पैसेंजर है या कैरियर है। इसी तरह स्कैनर्स की हेल्प से, प्लस ऑफ कोर्स उनके एक्सपीरियंस से, दे डिटेक्ट इमीडिएटली कि किस तरह से वो ड्रग्स लेके जा रहे हैं, करेंसी लेके जा रहे हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, अभी आपने बात की पोर्ट्स पर क्लियरिंग। अब ये एक बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात होते हैं, कस्टम्स के एक क्लियरिंग एजेंट्स हैं, उनकी मिली भगत हो रही होती है, चीज़ें आ कुछ नहीं हैं, आधी चीज़ों में मिलावट होकर कुछ जा रहा होता है। तो आपके अपने डिपार्टमेंट में जो मैकेनिज़्म है वो क्या है कि वहाँ पर इस किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस किस्म की भी चीज़ें बहरहाल रिपोर्ट होती रही हैं माजी में। देखिए, एज आई मेंशन, वी हैव अ वीबॉक्स सिस्टम जो कि इस वक्त चल रहा है। उसमें इट इज़ फुली ऑटोमेटेड इन अ वे कि जब एक जीडी फाइल होती है, इंपोर्टर या क्लियरिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर जीडी फाइल करता है, सिस्टम पे तमाम चीज़ें एंटर हो रही होती है, किस वक्त जीडी फाइल हुई है, उसके बाद किस वक्त एग्जामिनेशन के लिए खुली है, एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन कर ली है, उसके बाद असेसमेंट के लिए गई है, अप्रेजमेंट हो गई है, उसके बाद अगर उसका जो भी प्रोसेस है आगे किसी ACDC के पास जानी है, या उसके बाद ड्यूटी सबमिशन के बाद डिपॉजिट होने के बाद गेट आउट हो रही है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं अपने सिस्टम पर, किस किस मिनट पे, किस किस टाइम पे क्या प्रोसेस हो रहा है। सही। तो ये अब इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड है कि आई डोंट थिंक सो। फिर भी आई नो हर डिपार्टमेंट में हर किस्म के लोग मौजूद हैं, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म फॉर एवरीथिंग एंड वी आर कंट्रोलिंग दीज थिंग्स, और वी हैव अ गुड सक्सेस। अच्छा, जहाँ पे मैं बीइंग अ लेडी आपसे ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ मनशियात आ जाती है वहाँ पर असलहा और कुछ कुछ डेंजरस किस्म के लोग भी होते हैं जिनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीइंग अ लेडी इस महकमे में काम करना आपके ख्याल में चैलेंजिंग है, या फिर क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है, आपकी माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटक से जेहलम तक है, तो मनशियात की कुछ जो चीज़ें हैं वो इस हवाले से बड़ी खबरें इन इलाकों से भी रिपोर्ट होती हैं, तो कितना आपके लिए टफ है? देखिए, इट इज़ अ 24/7 जॉब
क्योंकि आप एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस भी हमारे 24/7 चल रहे होते हैं और ये तमाम चीज़ें सुपरवाइज करनी होती हैं। तो टफ ऑफ कोर्स कोई भी काम करना आसान नहीं है, बट इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू आर मोटिवेटेड, आई हैव अ वेरी गुड टीम। कलेक्टर साहब इज़ वेरी गुड अंडर हिज गाइडेंस। जो मेरा स्टाफ है दे आर वेरी गुड, वेरी कॉम्पिटेंट। तो आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, वन हैज़ टू वर्क हार्ड एंड विद डेडिकेशन एंड मोटिवेशन आई थिंक चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारी कलेक्ट्रेट की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, तो इट इज़ चैलेंजिंग बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा, ये कहते हैं कि कस्टम्स वालों को पता कैसे चलता है? को आपका भी खुफिया मैकेनिज़्म, खोजी आपके भी हैं, मुखबर हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ चल रही होती है, बिल्कुल उसी ट्रक को रोक लेंगे जिसमें कोई इस किस्म का कुछ चीज़ें आ रही हैं, और स्पेशली आप जिस एरिया से हैं अटक से, वहाँ से आते हुए पंजाब में एंटर हो रहे होते हैं, इस्लामाबाद साइड पे एंटर हो रहे होते हैं, वहाँ उनको पकड़ लेते हैं। 100 ट्रक गुजरा है, कस्टम्स वाले उसी को पकड़ रहे होते हैं जिसमें ये चीज़ें। तो आपके पास को जादू की छड़ी है, को मुखबर हैं, क्या चीज़ होती है जो आप लोगों को पता चल जाता है ये आ रहा है बगैर किसी भी कस्टम पे किए हुए कुमाल? We have a very strong information system. We have cultivated our informers जो हमें inform करते हैं और वो बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट मंथ एक केस किया था एंटीक्स का, काफ़ी वो अच्छा बड़ा केस था। उसमें हमारे इन्फॉर्मर ने बता दिया कि इस बस पे फलां रूट से एक पैसेंजर है हु इज कैरिंग एंटीक्स। हमारे स्क्वाड्स जो हैं एंटी स्मगलिंग के, दे आर ऑन रोड्स 24/7। तो वी इन्फॉर्म्ड आवर स्क्वाड्स कि इस तरह से बस आ रही है, जो कि हमारे इन्फॉर्मर ने हमें खबर दी थी। उन्होंने उसी बस को इंटरसेप्ट किया, उस पैसेंजर के लगेज को चेक किया एंड ही वाज कैरिंग दोज एंटीक्स। अच्छा, तो मुझे वाकई ज़ाहिर है इसके पीछे एक बाकायदा उनका एक ज़ाहिर है एक आप लोगों का नेटवर्क होगा जो प्रॉपरली इस तरह से काम कर रहा होगा। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा कि अभी कस्टम्स को लेके जो लोगों का एक परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए भी क्या आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए? कि जो लोग इतने खौफजदा होते हैं कि उनके पास कुछ ना भी हो तो घबराते हैं, और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट्स पे जो लोग ओवरसीज पाकिस्तान आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई हम गिला भी होता है कि यार कस्टम्स वाले रोक लेते हैं, परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं, इस हवाले से। अच्छा, इस चीज़ पे मैं एक क्लियर करना चाहूँगी बात कि एयरपोर्ट पे कस्टम्स इज़ नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वर्किंग एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हमारे डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। वी हैव FIA, वी हैव ANF, वी हैव ASF। लेकिन जो भी चीज़ होते हैं कि बुरी चीज़ है तो ये कस्टम्स ही नहीं की, जबकि एयरपोर्ट बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही हैं। और एयरपोर्ट पे कस्टम्स का काउंटर 24/7 ऑपरेशनल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे वहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर का ऑफिस एयरपोर्ट अराइवल लाउंज में मौजूद है। हमारे एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर का भी ऑफिस एयरपोर्ट एरिया प्रीमिसेस में मौजूद है। तो कोई भी कंप्लेंट है तो दे कैन गो टू द ऑफिसर और द ऑफिशियल ऑफ कस्टम्स एनी टाइम, दे आर अवेलेबल ओवर देयर 24/7। वो असल में वो गिला बताऊं मरियम क्या होता है, किसी को अगर कस्टम वालों ने छोड़ दिया है ना तो वो तो कहते हैं जी हाँ जी हमें कुछ नहीं कहा। अब जिसको पकड़ लिया होता है ना वो ये गिला करता है जब उसको छोड़ दिया तो मुझे क्यों पकड़ लिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं हाँ, आप बता रही हैं कि ऑफिस अंदर ही होते हैं तो किसी को ज्यादा मसला तो वहाँ जाके भी डिस्कस कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, दे कैन कांटेक्ट देम। जी हाँ। अच्छा, वो वैसे जो एक बात मरियम खालिद साहबा ने ये कही ना कि वहाँ पे बाकी एजेंसीज भी होते हैं, तो आम लोग जो हैं अगर FIA ने अगर किसी को रोका है तो वो भी ये समझा जाता है पुराना कभी एयरपोर्ट पे कौन होता है, कस्टम। तो वो मेरा ख्याल है वो एक जो अमूमी वो एक स्टीरियोटाइपिंग ना वो कस्टम ने रोक लिया, हालांकि वो कस्टम का मामला तो हम भी आते जाते वैसे ये मुझे बताइएगा डिफरेंट है। बिल्कुल। अब मरियम साहब ये इदारा वैसे काम कैसे करता है कि जो चीज़ें या जो माल चले जी, मनशियात का तो मुझे पता चला कि वो जला दी जाती थी, लेकिन अब बड़ा महदूद हो गया, सुनने में आ रहा है कि वो भी अब उस तरह से नज़र नहीं आता कि मनशियात पकड़ी गई या उनको फिर किस तरह से डिस्पोज किया गया। जो सामान या जो चीज़ें आप लोग पकड़ते हैं वो फिर खजाने में जमा होती है, तरीकाकार लोगों को समझाने के लिए बताइएगा क्या होता है? जी, अब जिस तरह से मनशियात है या लिकर है ये हम कस्टम्स डे पे डिस्ट्रक्शन करते हैं तमाम चीज़ों की। लेकिन जिस तरह से कोई नॉन ड्यूटी पेड जिस तरह के आ रही है, हमारी गाड़ियां हम नॉन ड्यूटी पेड पकड़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इस तरह की तमाम आइटम्स जो कि ऑक्शनेबल हैं उनको हर महीने हमारी कलेक्ट्रेट एक ऑक्शन करती है और उससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अच्छा, जितनी वो चीज़ें पकड़ी गई हैं मतलब वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मलकियत में चली जाती हैं। बहुत से हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक बनाया हुआ है स्टोर कराची में, तो क्या फिर वो गवर्नमेंट की मलकियत में आ जाती हैं? जिसकी है उसका कोई ताल्लुक फिर नहीं है अगर उसने कस्टम पे नहीं किया, क्या मैकेनिज्म क्या होता है?
वो गवर्नमेंट की उसमें आ जाती हैं जब ऑक्शन होती है। अगर तो उसका ओनर ऑक्शन पे खरीद सकता है, ओपन बिड में पार्टिसिपेट करेगा, वो खरीदता है, ड्यूटी टैक्सेस पे करता है, तो ही विल ओन दैट थिंग। अदरवाइज वो जो भी खरीदेगा उससे जो भी सेल प्रोसीड्स होंगी दैट विल गो इनटू द एक्सचेकर ऑफ द स्टेट। सही। अच्छा, और जो जब आप लोग ऑक्शन करते हैं तो जाहिर है वो कॉस्टली तो नहीं होती होंगी, काफी प्राइस से कम मतलब शॉपिंग करने का प्लान रेट्स पे मिलती होंगी, ऐसा ही है? उसकी एक रिजर्व प्राइस सेट होती है ऑफ कोर्स मार्केट सर्वे करने के बाद, और जितनी बनती है उसके बाद चीज जब ऑक्शन के लिए लाई जाती है उस पे ओपन बिडिंग होती है। सही। तो मेरे ख्याल से आप लोग तो फिर पाकिस्तान होती है उस पे वो चीज सेल की जाती है। कौमी खजाने में जमा करवा पैसा ढेर सारा जमा करवाने वाला डिपार्टमेंट हुआ। बिल्कुल, ये तो बड़ा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। कस्टम डिपार्टमेंट जो इस तरह से चीज़ों को पकड़ रहा है कि कम से कम कौमी खजाने में इस तरह का इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारी कलेक्ट्रेट हर मंथ जो है एक ऑक्शन कर रही है और उससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। चलिए शॉर्टली क्योंकि टाइम अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, मरियम साहब को मैसेज आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहती हैं? आज के दिन क्या हुआ? जी मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स, इसी तरह मैं कहना चाहूंगी कि से नो टू स्मगल्ड आइटम्स। हम मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर हम ये देखें कि जी आपको लग रहा है दिस इज अ स्मगल्ड आइटम, ये स्मगल्ड कमोडिटी, तो वी शुड नॉट बाय दैट थिंग। इसी तरीके से हम इस फिनोमेना को डिस्करेज कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत आपका। और वाकई अच्छा मुद्दा से लोगों की मजबूरी होती है, वो सस्ती खरीदना चाहते हैं तो वो स्मगल्ड आइटम भी खरीद लेते हैं। हाँ नहीं वो, लेकिन ये चक्कर ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये जो कुछ बाज़ारों में पड़ी ये स्मगल्ड आइटम्स हैं। मैंने एक जगह ये बात की तो उन्होंने कहा कि ये स्मगल्ड आइटम नहीं भाई, इस पे हम टैक्स पे करके आए हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। आज भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरी अवाम दुनिया भर में यौम स्याह मना रही है। बिल्कुल, जबकि वादी कश्मीर में आज नाज़रीन हड़ताल का ऐलान किया गया। यौम स्याह को मनाने का बड़ा मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से वसी पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, बेगुनाह कश्मीरियों के ज़ेर हिरासत मामलात जो हैं वो दरपेश हैं। और पाकिस्तान में साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि टारगेट किलिंग के पीछे हाथ भारत का निकला है। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी सबूत सामने ले आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे पास 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडिया की जानिब से कत्ल किए जाने के मुसद्दका सबूत भी मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तर्जकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर ये हमने ये देखा कि अमेरिका, बरतानिया, हर जगह, कनाडा में इस किस्म के मामलात में मुलव्वस लोगों को मरवाने में, और जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं मशरक़ी और मगरबी सरहदों में, दोनों जगह पर वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। ईरान चाबहार से उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में गवादर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की वो भी आपके सामने है। और ये जो वाक़या सामने आ रहा है कि अब शहरियों के कत्ल में भी एजेंसीज मुलव्वस हैं, क्या कहेंगे कि ये भारत मतलब चाह क्या रहा है? खत्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है, यहाँ का कोई वडेरा बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? आई थिंक पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारत को प्रोजेक्ट किया गया इन द वेस्ट और स्पेशली इंडो पैसिफिक में और द काउंटर वेट अगेंस्ट चाइना, तो उन्होंने समझा कि शायद अभी जो है फ्री फॉर ऑल है और इंडिया कैन गो विद इन इंडिया। तो ये लोग कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ कर रहे थे। पाकिस्तान से पहले बहुत ज्यादा प्रूफ्स दिए, कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट में गया। लेकिन अभी इन्वायरमेंट बदली है पिछले 3-4 साल में। मोदी ने बड़ा एग्रेसिवली इसमें आई थिंक परसू किया। तो आपने इससे मेंशन किया कनाडा में कैनेडियन सिटीजन को मारा गया, यूएस में अटेम्प्ट की गई गुरपत्तन सिंह पन्नू को मारने की, और यूके में भी एक अवतार सिंह खंडा था जो सिख लीडर था, उसको मारा गया। लेकिन वो ऋषि सुनक की वजह से वहां पे आवाज नहीं उठी। अभी आई थिंक एनवायरनमेंट बदली है। इसी तरीके से भारत का एक वीक स्टांस रहा अगेंस्ट चाइना। 2020 में इनसे 2500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ले लिया और इनके बंदे भी मार दिए थे गलवान में। तो फिर वेस्ट को रियलाइज हुआ कि ये पेपर टाइगर है, ठीक है, फायदा हमसे उठाता है। तो अभी आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो वेस्ट में भी है कि भारत के साथ शायद रिव्यू कर रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में आई थिंक पाकिस्तान जो एविडेंस लेके आया इसकी एक तो अहमियत है। नंबर 2 इसका ये कि अगर आप इसको लीगली, डिप्लोमेटिकली और इंफॉर्मेशन डोमेन में परसू करते हैं एग्रेसिव, भारत का आपने देखा है उसका मीडिया जान नहीं छोड़ता तो मौका मिल जाए।
तो इसमें आई थिंक बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और अभी रिसेंटली ईरान के थ्रू उन्होंने एक भोंडी सी कोशिश की पाकिस्तान पे अटैक करने की, और वो भी नाकाम हुई। अच्छा, मैं तो चाहूंगी भारत को वकार साहब थोड़ा सा ज़रा आप अपनी भी राय दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस मामले पर कुछ तज्ज़ियाकारों को सुना है। उन्होंने ये कहा है कि अब हमें डोजियर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब एक ऐसा लीगल लेटर तैयार करना होगा कि जिसके ऊपर केस चल सके और ये शवाहिद अदालत में पेश किए जाएँ। डोजियर जो है ना वो अब पीछे रह गया है। अब ये मामले को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाना भी होगा, साथ लीगल हमें बैटल इसमें लड़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली इसमें आई थिंक पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे इंटरनेशनल लॉयर्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ को समझते भी हैं। और पहले आपने देखा जिस तरह कुलभूषण का केस था, उसमें डिस्पाइट जितना मर्जी ट्विस्ट किया, अल्टीमेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपके फेवर में दिया था कि ठीक है आप उसको काउंसिल एक्सेस दे दें। वो फिर भारत ने नहीं ली और कुलभूषण का केस जो है वो हमारे पास आ गया दोबारा। अभी मैं मिसाल दूंगा साउथ अफ्रीका की, जो एक लीगल केस लेके गए जेनोसाइड का इजराइल का, और उसमें डिस्पाइट उनका फिजिकल लिंकेज नहीं है लेकिन इंसानी आई थिंक हमदर्दी और प्रिंसिपल्स के ऊपर वो लेके गए और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने फाइट किया है, डिस्पाइट के वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न कंट्री ने बड़ा बैकअप किया है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास अच्छा एविडेंस है और फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, फिर एक एनवायरनमेंट है इसमें आपकी बात सुनी जाएगी, तो ऑल द मोर रीजन कि आप अच्छी टीम, आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस पे काम कर रहे हैं कि बाकी डोजियर से आगे नाउ यू शुड गो इनटू लीगल फाइट और उसको एक्सपोज करें। अभी भारत ने आपको याद होगा FATF में एक भोंडे तरीके से आपको जाए रखा ऑलमोस्ट 4 to 5 years फॉर नथिंग। मतलब टेररिज्म वो करता है और वो बेसिकली वो चूंकि वो परसू करते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू फॉलो दैट लाइन के एग्रेसिवली तीनों डोमेन में, लीगल, डिप्लोमेटिकली, फिर रीजन में बड़ी एनवायरनमेंट है। लेकिन अच्छा मुझे इस बात की हैरत है वकार साहब कि अब देखें ना कि कितना डिजिटलाइज हो गया दौर, कि हर चीज़ एक क्लिक पर मौजूद है, किसी से कोई ढक्का छुपा नहीं है। यही वजह है कि भारत अब एक्सपोज भी हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी वाइज बड़े एडवांस हो गए हैं। लेकिन आप इनकी ढिटाई या फिर इनकी बेशर्मी की इंतहा देखें, पता नहीं किस जोन में है। या तो इनको ये लग रहा है कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, और दूसरा हम इकोनॉमिकली अब पहले से बेहतर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इस तरह की हमाकतें या इस तरह की हरकतें बगैर किसी खौफ के वेस्ट को भी पता लग गया है, फिर भी करते हैं, क्यों? आई थिंक ये माइंडसेट। अच्छा आप पीछे चले जाए, बैरूनी ने विजिट किया इंडिया का, तो आई नॉट से कि कोई हिंदू बट जो रूलर्स के साथ उसका इंटरैक्ट का ये बहुत ज्यादा रिजिड है एंड दे थिंक कि सारी दुनिया से इंडिया में। अच्छा दिस इज कंटिन्यूड। मैं एक मिसाल दूंगा कि स्विफ्ट रिटॉर्ड में पाकिस्तान ने जहाज गिराए 2, अभिनंदन को पकड़ा, हवाले किया, उसको जाके अवार्ड भी दिया, प्रमोशन भी। जस्ट इमेजिन, इतने शर्म की बात है कि जस्ट टू बूस्ट अप कि जी हमारा डिसीजन ठीक था। चाइना ने इनको फैंटी लगाई, 2500 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर, 2020 की बात है, और मोदी साहब ने कहा जी हमारे आए नहीं, सीमा में कोई घुस के नहीं आया। सो दे सिंपली डिनाई। अच्छा विद इन इंडिया तो ये चलता है बिकॉज साउथ है वहाँ पे जो कॉ बेल्ट है, ऊपर से आप शुरू हो जाए, आई थिंक उत्तर प्रदेश, आप गुजरात में आ जाए, मध्य प्रदेश है, सिक्किम से राजस्थान है, और किसी हद तक हरियाणा एंड कुछ एडजस्ट। तो ये एक 35-40% आबादी जो ज्यादा डोमिनेटेड बाय हिंदूज है। लेकिन फ्रिंज पे जो साइड पे है, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में अभी आप जाए, मणिपुर में फौज के बस से बाहर है चीजें जो आग लगी हुई है और मिलिशिया लड़ रही है। लेकिन पंजाब में जो हो रहा पता है, खालिस्तान मूवमेंट की वजह से इतना प्रेशर था कि उन्होंने 10 स्क्वाड भेजे। साउथ में MK स्टालिन जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है, उसने तो बाइकआउट किया जो राम मंदिर की तकरीबात थी, और उसने कहा जी ये सनातन धर्म नहीं चाहिए। तो विद इन इंडिया बहुत ज्यादा पुश बैक है, और लेकिन रिठाई है बिकॉज इस वक्त एक आई वुड से अंधभक्त इनको कहते हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, यू विल बी सरप्राइज कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1-1 लाख बंदा है। जस्ट इमेजिन कि इतनी तादाद में लोग इनको फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली आई थिंक लूजर विल बी इंडिया बिकॉज ये एक यूनियन है डिफरेंट कौमियतों की। और अगर आप इस तरीके से चलते हैं जिस तरह भी यौम जमहूरिया मना रहे हैं, ये रिपब्लिक डे, कल परसों मुसलमानों की अमलाक को बुलडोज किया जा रहा था, गिराया जा रहा था, और अभी जो सेकुलर मुस्लिम थे वो रियलाइज कर रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह जैसे। अब यौम जमहूरिया तो ब्रिगेडियर साहब यौम हिंदुत्वा जो हम देख रहे हैं पिछले इतने साल से, तकरीबन 10 साल जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आज क्योंकि कश्मीरियों की अगर हम बात करें, वो पूरी दुनिया में यौम स्याह मना रहे हैं, पाकिस्तान में कश्मीरी मौजूद है, पाकिस्तानी भी उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेकुलर एक स्टेट का चेहरा था 50 साल तक, वो चेहरे में भी कश्मीरियों के हवाले से बहुत ही मामलात रहे। लेकिन पिछले 10 साल से जब से मोदी की हुकूमत हम ये देख रहे हैं, तब से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल हुई थी। ये कश्मीरियों का आज जो मुस्तकबिल है, इसको आगे क्या देख रहे हैं, यही है?
जिसमें आई थिंक जो भारत का एजेंडा ये तो बड़ा डिक्लेयर्ड है, और 2024 एक डेट है, ईयर है कि अगर मोदी 2/3 ले जाते जो लग रहा है, बिकॉज आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया है, तो दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुत्व रिपब्लिक डिक्लेयर, नाम तो उन्होंने बदल दिया इंडिया से भारत। अभी आए थे कि जो कौमियतें हैं पश्चिम मुस्लिम्स को, 25 करोड़ मुसलमान है मेनलैंड इंडिया में, और तकरीबन 1 करोड़ आप कह लें ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उनका हिस्सा नहीं है। तो जितना सप्रेशन हो रहा है, आई थिंक इस पे अभी ये बाउंस बैक आएगा। अभी जो गाजा फलस्तीन में हुआ, हमास ने जो किया इसराइल के साथ, इसराइल बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, लेकिन वो लड़ पड़े अल्टीमेटली, इतना ज्यादा आप स्प्रेस करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक टाइम आएगा कश्मीरी ऑन बोथ साइड ऑफ LOC जो है वो उठेंगे। और भारत को बड़ी फिक्र है कि अगर ये भी टेक्नोलॉजी जो आ गई है और द वे इट इज प्लान्ड, उनके बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। सही, तो उसका तो आगे 2/3 हमें मेजॉरिटी भी नज़र आ रही है, तो सर फिर तो ये खत्ते के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं। अभी देख लीजिए, अभी हाल ही में मालदीव ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है भारत के हवाले से, फिर बाकी बांग्लादेश ख़ुद भी नेपाल में, पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान में इंटरवीन, अब फिर दोबारा से उनकी किसी न किसी तरह से मौजूदा गवर्नमेंट के साथ वो बढ़ रही है। तो ये खत्ते के लिए तो बहरहाल और सार्क कंट्रीज़ के लिए ख़ासा एक अगले आने वाला वक्त भी मुश्किल होगा, जब अगर मोदी 2/3 ले जाते हैं, और कश्मीरियों के लिए ख़ास तौर पर जिसमें लॉन्ग टर्म में देखें, ये आई वुड से कि कुछ वक्त के लिए तो शायद इनको एडवांटेज नजर आ रहा है, बट अगर आप एनिमीज इकट्ठे कर लेते हैं जो मुल्क लाइक बांग्लादेश में आउट इंडिया मूवमेंट चल रही बड़ी सख्त और बड़ी इस तरह जो मौजू है इनके प्रेसिडेंट है मालदीव आए इसी नारे पे, जो अगर छोटी छोटी रियासतें बॉर्डर पे भारत के खड़ी हो जाती हैं, बड़ा आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देन मैनेज। फिर इसी तरीके मिडिल ईस्ट में इनकी शिपिंग को आप देखें, हुतीज हिट कर रहे हैं, और ये मेहनत करने गया था जयशंकर कि हमें बचाएं, ये टोटल मिलिट्री माइट है। अदरवाइज अंदर से एक खोखला मुल्क है, विद इन इंडिया बहुत ज्यादा पुश बैक है। अगर इस डिटेल में जाएं, जितनी फॉल्ट लाइन इस वक्त मोदी साहब ने उठाई हैं, उसका भारत को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। हमें बहरहाल कॉशियस होना चाहिए, एग्रेसिवली इसको रोकना भी है और आगे इसको मैनेज करना है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसको करेगा। तो क्या वजह क्या है? आपने इतनी देर से ये स्टडी किया है कि इंडिया में एक कांग्रेस थी, एक सेकुलर कम अज़ कम वो मामला था, पाकिस्तान मुखालिफ तो थे, लेकिन इस नहज पे नहीं जो इस वक्त है, एक कांग्रेस का पीछे चले जाना और इस तरह के इंतहा पसंदी का उस मुल्क में आगे आ जाना, ये क्यों कर मुमकिन हुआ? आई थिंक इसमें जो चेंज आया था, एक तो डेफिनेटली मोदी का एक मॉडल था गुजरात में, आपको याद है चीफ मिनिस्टर 10 साल ये रहा, और फिर इसको कॉर्पोरेट इंडिया ने बैंक रोल किया, अंबानी अडानी गुजराती हैं, पैसा लगा, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर तो किया। बाकी आ जाता है कि नाउ इतना ज्यादा प्रेशर है भारत में कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, इतना ज्यादा जहर फैला दिया गया, लेकिन इंडिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप देखें डेमोग्राफिकली तो ये बड़ी डिफरेंट है। पहले भी शायद हमने बात की थी कि एक माइनॉरिटी ने मेजोरिटी को आगे लगाया हुआ है, 23% है अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बाकी शूद्रा तो बेचारा कहने को वर्णा में हिंदू है लेकिन नाम का हिंदू है, तो उसको दलित को मुसलमान को मिलाएं 77% है ये। तो यू कांट डिसफ्रेंचाइज 77% ऑफ योर पॉपुलेशन। तो ये लॉन्ग रन में बड़े नुकसान हैं इसके। बाकी ठीक है, मोदी साहब वोट भी ले जाएंगे और अपना 56 इंच की जो चेस्ट है फुला के फिरते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में भारत का नुकसान है, और इस पे आई थिंक कौमियतें जो है इनके खिलाफ उठ खड़ी हैं। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, आप तज्जिया दे रहे थे आज की सूरत वाले से, आपका शुक्रिया। और अब कुछ मौसम की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब मौसम कुछ बदल रहा है, बारिशें भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही हैं और बर्फ़बारी भी अब पहाड़ों पर होना शुरू हो गई है। तो मौसम का अहवाल जानेंगे सहरिश ज़ुहैब से। जी सहरिश। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। और मौसम की अगर बात की जाए तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द, जबकि बालाई अजला और शुमाली बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी है। कराची वालों के लिए भी आज मौसम खुशगवार रहेगा, उफ़क़ पर गहरे बादलों का राज होगा। अल्लाह करे बारिश भी हो जाए, क्योंकि हम तो दुआ गो ही रहते हैं, क्योंकि कराची में बारिश बहुत कम होती है और सर्दी भी बस ना होने के बराबर रही है। अगर टेम्परेचर्स की बात की जाए तो आज कराची में कम से कम टेम्परेचर 13, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी है, यानी कि आसमान पर बादल भी हैं, इसके अलावा धूप भी निकली हुई है और गर्मी महसूस की जाती है दोपहर में। शाम के औकात में कुछ मौसम ठंडा हो जाता है। कराची के बाद रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर कम से कम टेम्परेचर 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। क्लाउडी वेदर होगा और यहाँ पर सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। इसके बाद हम बागों के शहर लाहौर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर जी मुल्तान
पहले मुल्तान की चले बात करते हैं, क्योंकि मुल्तान सामने आ गया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। और क्लाउडी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेदर है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, सर्दी यहाँ पर भी महसूस की जा रही है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर 8 है। और अगर इसके बाद आगे हम चले लाहौर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, सर्दी यहाँ पर कड़ाके की है, क्योंकि लाहौर में मैंने सुना यखबस्ता हवाएं भी साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत काफ़ी महसूस की जा रही है। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं। शहर इक़्तिदार में कम से कम टेम्परेचर 7, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर भी बादल हैं लेकिन धूप भी है, सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। बारिश का बताया गया था कि हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है, तो वो भी हो सकती है। इस्लामाबाद के बाद अब हम चलते हैं पेशावर की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 7, मैक्सिमम 20 और आसमान पर हमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो थे अहम शहरों के दर्जा हरारत। अब कुछ बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस वक्त इस्लामाबाद से सलमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और लाहौर से खुरम मलिक हमारे साथ हैं। तो पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। सलमान, बताइएगा कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, आज मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सर्दी है। सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई, एक लॉन्ग अवेटेड बारिश थी, क्योंकि हल्की बारिश थी लेकिन इससे मौसम पे काफ़ी खुशगवार असर पड़ा है। और जो हवा के अंदर हम डस्ट महसूस कर रहे थे इस्लामाबाद में भी, वो भी काफ़ी हद तक बैठ गई है। क्योंकि बारिश खुल के नहीं हुई लेकिन जितनी भी हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, वो काफ़ी अच्छा उसके असरात जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में आपने बात की टेम्परेचर की, तो आज रात की ये भी प्रेडिक्शन है कि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो जा सकता है। और बाज़ इलाकों के अंदर हो सकता है कि ये टेम्परेचर -1 तक जो है वो आज गिर जाए इस्लामाबाद के अंदर। तो इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, सर्दी है, अच्छा मौसम है। जो सर्दी में जो एक फीलिंग आनी चाहिए सर्दी वाली, वो फीलिंग जो है वो आज सलमान, मैं आपके पीछे ना देख भी सकती हूँ माहौल कि वहाँ पर नज़र आ रहा है पार्क में सब कुछ धुला धुला गीला गीला, तो बड़ा खूबसूरत है। यकीन जानिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस्लामाबाद आऊँ और आके इस मौसम को मैं भी इंजॉय करूँ, लेकिन यहाँ पे भी रुकना है। अब हमें जनाब लाहौर की बात करनी है। खुरम हमारे साथ है। खुरम, लाहौर में पीछे इतनी धुंध मुझे नज़र आ रही है, धुंध में ये धुंध है या स्मॉग है? कोई कमी नहीं है इसमें वाकई हुई? सर्दी यहाँ भी काफ़ी है। अच्छा बिल्कुल सरिश, शहर लाहौर का मौसम भी जो है वो दिन ब दिन ठंडा होता चला जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। जो आप मेरे अकब में देख रही हैं, ये लाहौर शहर में धुंध का राज जो है वो भी बरकरार है। शहर के जो कुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ भी जो है वो धुंध छाई हुई है और शहर का मौसम जो है वो ठंड में जो है वो चलता चला जा रहा है। लेकिन मौसम बहुत खुशगवार है, शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं इस मौसम को। लेकिन जो तालिब इल्म है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने स्कूल सुबह सुबह उठ के जाना होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और आइंदा 24 घंटे सरिश लाहौर में कोई बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा। जब बारिश हो जाएगी तो फोग और स्मोक की शिद्दत में जो है वो कमी वाक़या होगी। लेकिन अभी तो दिन ब दिन स्मोक और फोग की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हद निगाह में भी जो है वो वाज़ेह कमी जो है वो हद निगाह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। मैं बताऊं आपको, ऐसी सिचुएशन में ना हमें स्पेशली ड्राइविंग करते हुए ख़ास ख्याल रखना होता है। हद निगाह कम हो तो एक्सीडेंट्स बहुत इन दिनों में होते हैं, स्पेशली जब सर्दी में इतनी धुंध होती है मोटरवे पर लाहौर में, तो उससे हमें एहतियात करनी होगी। स्लो चलाएँ, देख के चलाएँ और अपने आप को सर्दी से बचाएँ, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, बच्चों को स्पेशली बचाएँ, बुज़ुर्गों को बचाएँ। बहुत शुक्रिया सलमान आपका भी, खुरम आपका भी, आप दोनों ने हमें अपडेट किया। अब वापस चलते हैं मुदस्सिर के पास। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मौसम का अहवाल तो जान लिया है, लेकिन एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त खबर है और वो है खेल के मैदान से। पंजाब के शहर फैसलाबाद में सजा कौमी तनसाज़ों का मेला, जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े कौमी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तियार ने मिस्टर पाकिस्तान 2024 का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम होने वाले नेशनल बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में तनसाज़ों ने खूबसूरत मसल्स और मुनफरिद अंदाज के साथ मुख्तलिफ पोज बनाते हुए अपनी महारत का मुजाहिरा किया। मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल अपने नाम करने वाले मुख्तियार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुख्तियार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपको मिस्टर पाकिस्तान बनने पर बहुत बहुत मुबारक हो कि मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने अपने नाम किया है।
नाज़रीन को सबसे पहले बताइए, जब आपका नाम मिस्टर पाकिस्तान के लिए आया तो क्या जज्बात थे, क्या सोचा था कि आप इस साल ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे? जज्बात तो बहुत खुशी के जज्बात थे, और सोचा तो काफ़ी सालों से सोच बनाई हुई थी, और काफ़ी अच्छे जज्बात थे, काफ़ी खुशी हुई मुझे। और क्या फीलिंग बताऊं आपको कि उस टाइम क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे, काफ़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा मुख्तार, बगैर कोच के कामयाबी तो यकीनन मुमकिन नहीं है। ये बताएं, मिस्टर पाकिस्तान बने तो इस सफ़र में किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना रहा, किन किन लोगों की तरफ से आपको ज़्यादा सपोर्ट मैसर रही? मुश्किलात का सामना तो काफ़ी रहा। बहरहाल जब बंदा मेहनत करता है तो फिर मुश्किलात को इग्नोर करना पड़ता है। मुझे काफ़ी सपोर्ट रही। उसके अलावा मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आदिल शेख हो गया, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। रमीस इब्राहिम हो गए, और दूसरा बॉबी भाई हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट थी, इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज मैं मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ का हकदार बना। अच्छा मुख्तार, कहते हैं कि जितना आप कम खाएंगे उतना कम बूढ़े होंगे। क्या बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों के लिए भी प्रो डाइट की ज़रूरत होती है? क्या खाने पीने में होता है? सर ये बिल्कुल सही सवाल है कि बंदे को कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाने वाला जो है वाकई में जल्दी बूढ़ा होता है। और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जो है कि 12 महीने नहीं, लेकिन आप जब कंपटीशन की तैयारी में हैं और अच्छी अपनी फिज़िक बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम 6 महीना पहले अपनी ढाल रखें, अच्छी चीज़ें खाएँ, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएँ। अच्छा, मुस्तकबिल के प्लान सब क्या है? मज़ीद कौन कौन से मुकाबले जिनकी तैयारी कर रहे हैं आप, कुछ बताएं हमें। सर आगे मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि मैं मिस्टर एशिया में कम्पीट करूं, और मिस्टर एशिया का एजाज़ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं वहां पे मिस्टर एशिया में। और उसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई तो इंशाल्लाह आगे अच्छा इरादा है, और अच्छा माइंड बनाया हुआ है इंशाल्लाह। आगे खेलना है, ज़रूर खेलेंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा ये बताइए आप आखिर में कि बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह वो इस खेल में ख़ुद अपना मकाम बना सकते हैं? नाजरीन के लिए ये कि वो बॉडी बिल्डिंग को ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर वाले के लिए, शुगर वाले के लिए बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। इसको अपनाएं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और किसी लोगों की बातों में नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चलें जी मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और भाई मशवरा उन्होंने दे दिया। मुदस्सिर, बॉडी बिल्डिंग करनी है अगर आपने यंग रहना है तो। बिल्कुल, मैं तो इस मशवरे पे बहुत पहले से अमल कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है क्योंकि एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब से ये सहरिश मैंने जिम शुरू किया है, वो जो छोटी मोटी बीमारियां कभी इधर कभी उधर दर्द वो भी निकल जाता है, क्योंकि आपका मसल एक्टिव होते हैं, आपकी पूरी बॉडी। अच्छा मुदस्सिर, आपको पता है अक्सर हम सुनते हैं ना कि हम बैठे बैठे हमारी वेन पे वेन आ गई, वो पंजाबी में कहते हैं कड़ल, पता नहीं कड़ल का एक वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा, हम कभी फ्रोजन मसल हो गया, कभी एक कंधे में दर्द है, कुछ वजन नहीं उठा लिया तो बस बैठ गए, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज को ज्यादा नहीं 15 मिनट भी देंगे ना डेली, तो आप, मेरा ख्याल है कि फिट रहेंगे। बड़ा ज़रूरी है ये, और 40s के बाद तो और ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, अब आपको अपने एज के हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, 40 का कौन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक दुनिया बोल है में। और अब हम कुछ खेल के मैदान से आपको खबर दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने इंकशाफ किया है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों का मुकम्मल फोकस खेल पर नहीं था, उन्हें मुख्तलिफ लीग्स की फ़िक्र लगी हुई थी। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां निभाने वाले मोहम्मद हफीज़ ने PCB के कायम मकाम सरबराह शाह खाबर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने शिकस्त की वजूहात बताई और क्रिकेट की बेहतरी पर भी बातचीत की। ज़राए का कहना है कि हफीज़ ने बोर्ड के सरबराह को बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों का मुकम्मल फोकस खेल पर नहीं था, वहाँ भी उन्हें मुख्तलिफ लीग्स की फिक्र लगी हुई थी। वो बात है मुदस्सिर जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, एक्सटेंशन की जो है वो भी दरख्वास्त की है, ये भी खबरें कुछ सामने। अच्छा, हमें इस क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस ज्वाइन कर चुके हैं।
उनसे बात करते हैं। अवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, प्लेयर्स की तरफ से तो अभी कोई जवाब नहीं आया कि जो बात इस वक्त हफीज कर रहे हैं क्या उसमें कोई हकीकत है या नहीं, लेकिन आई थिंक सो ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि ज़ाहिर इन्हें फिक्र होती है, इन्होंने आगे खेलने जाना होता है, ना रेस्ट करते हैं, ना टेक्स्ट बुक जो क्रिकेट है उस हवाले से इनकी तैयारी होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, चाहे वो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, चाहे वो हेड ऑफ दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और मैंने एक चीज़ उस वक्त भी नोट की थी, वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें, खास करके मोहम्मद हफीज़ की बात करें, जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान टीम को टेक ओवर किया और सब एक बात होती थी कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पाइंस क्रिकेट का, क्योंकि वो पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, बड़े डाउन से वो ऊपर आए हैं पाकिस्तान टीम, उनको पता है कि नीचे क्या मामला चलते हैं और किस तरीके से क्रिकेट को लेके चलना है। सबसे बड़ा जो मुझे नजर आया था फ्लॉ ये था, ठीक है एक अच्छी बात है, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक अच्छी बात है कि आप कम से कम एक न्यू टैलेंट को यहाँ पर आजमा रहे हो, देख रहे हो कि यार आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो चलो एक नई कॉम्बिनेशन, एक नया फायर पावर लेके आया जाए। आपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज किया जो कि पूरी तरह फ्लॉप हुआ, वो आपको नजर भी आ रहा था न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर होंगी, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने जो बात की, देखें एक आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लॉ है, जिस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब आप खेलते हो तो उसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उसके अंदर ये लिखा होता है कि जब आप पाकिस्तान खेल रहे हो तो आप 120% एलिजिबल हो कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, कायद आज़म ट्रॉफी, उसको लाजमी करार दिया गया, लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। प्लेयर्स जो उनसे उसको बाईपास करते हैं, और आपने देखा है कि कायद आज़म ट्रॉफी में आपके हालिया अगर आप देखें तो कितने लड़के आपके खेल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में आप देख लें कितने लड़के आपके बड़े जो उनसे नाम है वो खेल रहे हैं, बहुत ही कम आपको नजर आते हैं। ज़्यादातर लीग क्रिकेट के अंदर ज़्यादा जो उनसे बिजी रहते हैं। लीग क्रिकेट का जो चैलेंज है वो खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त है। आप देखें ना, इंटरनेशनल जो ICC का कैलेंडर है वो स्क्वीज होकर इतना रह चुका हुआ है, लीग क्रिकेट का इतना बड़ा हो चुका हुआ है कैलेंडर, हर जगह लीग हो रही है, पाकिस्तान में इतनी लीग्स हो रही हैं, हर जगह इतनी लीग्स हो रही हैं कि जो पाकिस्तान यहाँ तक की जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो यहाँ तक परेशान है इस वक्त, हम करें क्या। अफगानिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी थी, आपको याद हो, जिसमें उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया था कि अफगानिस्तान भी नहीं वो खेलेंगे 2 साल, किसी एक्टिविटी के अंदर वो नहीं जाएंगे लीग क्रिकेट के अंदर, जो अभी हुआ था मुजीबुर रहमान वगैरह के साथ। फिर वो लीग क्रिकेट का प्रेशर है कि यार ऐसे ना करें, ज्यादती होगी लड़कों के साथ, लीग्स ने प्रेशराइज डाला तो उनको फिर वापस रिलीज किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। मैं कभी कभी खुद भी बैठ के सोचता हूँ कि शायद आने वाले वक्त सीरियसली PCB में हो भी रहा है, हर मैटर में नॉन सीरियस है। अभी जो हालात को तो लिटरली कुछ नहीं हो रहा PCB में। अभी अगर कोई कहे ना कि मैं PCB में हाथ भी डालना चाहता हूँ, वो नहीं डालेगा। जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, आपकी इतनी इंस्टेबिलिटी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, चाहे वो मैं हफीज की बात कर लूँ, बाबर आजम वाले मामले पे बात करूँ, पीछे जो हुआ, जो इश्यूज हुए, आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिरती है। जब आपके लाइव चैनल के ऊपर आ रहा हो, किसी भी शो चैनल के ऊपर चल रहा हो कि जी ये देखें जी बाबर आजम की चैट लीक की गई है, तो यार आप वर्ल्ड कप खेलने, आपका कप्तान गया हुआ है, पहले ही मामला वहाँ पर आपकी टीम के इतने खराब हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सारी नीचे आ जाएगी कि यार मेरा आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या दूसरा मेरी टीम के अंदर से कोई मेरी बातें लीक कर रहा है। फिर हफीज की तरफ से ये बयान आना कि लड़कों का जो उनसा वो परफॉर्मेंस इसलिए बहुत बुरी थी कि लड़के ज़्यादा फोकस कर रहे थे अपना लीग क्रिकेट को लेकर, उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया पाकिस्तान ड्यूटीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी प्लेयर्स के अलावा। लेकिन इसमें एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी बात की, जो आपके मेन कैटेगरी के प्लेयर थे उनके पैसे भी बढ़ाए, आप लोगों ने कोशिश की कि उनको यार ज़्यादा स्टेबलाइज किया जाए यहाँ पर। फिर आपने एक रूल निकालने की कोशिश की कि आप सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हो दुनिया की, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा आप एक और लीग बड़ी खेल सकते हो, 2 और खेल सकते हो। लेकिन हमारे प्लेयर्स को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार आप हर जगह हाथ ना डालो ना, आप 1-2 लीग के अंदर डालो। मुझे भी समझ आती है, हमारे प्लेयर्स का मसला वर्कलोड मैनेजमेंट वाला ये है कि हर जगह हम हाथ डालते हैं। BPL को देख लें, हम कोशिश करते हैं कि हम श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी घुस जाएं, हमारे लड़के यहाँ तक कि अब ILT20 भी खेल रहे हैं। तो अगर PSL के साथ एक लीग वाला जो कॉन्सेप्ट आपने निकाला था कि सिर्फ आप एक लीग खेल सकते हो, तो मुझे समझ में आती कि ठीक है, फिर उसके लिए NOC ना देना किसी प्लेयर को, तो फिर वो गलत चीज़ है कि आप लिटरली फिर प्लेयर जो है वो आपको आंखें निकालेगा। इसका मतलब है कि बोर्ड का उस तरह से अमल दखल नहीं प्लेयर्स पर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है, जब वो पाकिस्तान के खेलने के लिए आते हैं बोर्ड का हिस्सा होते हैं, तो क्या बोर्ड को स्ट्रिक्ट होना है, होना क्या चाहिए? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस चीज़ पे, मैं बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूँ। क्रिकेट बोर्ड वाले जो मामला हैं कि एटलीस्ट आपको प्लेयर्स के साथ आप बैठ के आपको एक बात समझा देनी पड़ेगी कि भाई 23 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर रहे हो, जो सितारा हम देते हैं। हमने T20 के अंदर जो हालात हमने किए ना पाकिस्तान क्रिकेट के, थोड़े अर्से पहले आप देखें तो पाकिस्तान ने ऐसे शर्टें बांटी हैं उठा उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट की, भाईजान जिसका तू करता आके पाकिस्तान खेल ले, ऐसे नहीं होता भाई।
वो रगड़े खाते हैं लड़के नीचे। 4 डे क्रिकेट के अंदर लड़कों के जाके हालात देखें इस ग्राउंड्स के अंदर, वो रो रहे हैं परफॉर्मेंसेस दे दे के। वो 2-2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजों पे खटखटा रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस है, हमें पिक किया जाए, नहीं पिक किया जाता। क्यों? वो लड़के PSL का हिस्सा नहीं होते, वो लड़के किसी लीग टीम का हिस्सा नहीं होते जहाँ पर 1-2 परफॉर्मेंसेस दिखा के आप पाकिस्तान टेस्ट मैच यहाँ तक के खिला जाते हो। हमने ये हरकतें की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त होना पड़ेगा इस मामले पे। आपको प्लेयर से बात करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान खेलना है, हमें पाकिस्तान पहले है, प्रायोरिटी पाकिस्तान है, फिटनेस तुम्हारी प्रायोरिटी है, हमें तुम्हारी फिक्र है। 2 लीग्स खेलो, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा एक और लीग बड़ी चूज कर लो जो तुमने खेलनी है, उसको करो। दूसरे एंड पे एक और बात आ जाती है, मुझे पता है लोग। अच्छा वैसे अवैस मजबूरी क्या होती है प्लेयर्स की, बस पैसा कमाना या फिर इसके अलावा भी? देखें, जो आप बात करी थी मैं ये बात करने लगा था, सबसे बड़ा एक इशू होता है कि अगर दूसरे एंड पे बात करूं तो प्लेयर की जो लाइफ है खास करके उसको अगर मैं देखूं तो उसने कोशिश उसकी होती है कि 10-15 साल के कैरियर के अंदर जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर दूं। वो कोशिश करता है कि मैं हर जगह जो है वो हाथ पांव डालूं। बहुत से लोग जो है इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि यार इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखो, इंडिया के प्लेयर्स को देखो, वो बाहर जाके ज़्यादा नहीं खेलते एज कम्पेयर टू हमारे प्लेयर्स। लेकिन आप देखें ना उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जिसका हमने बेड़ा गर्क किया क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर बैठ के, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। किसी प्लेयर को जरूरत नहीं है बाहर जाने की। रणजी ट्रॉफी का प्लेयर इंडिया के अंदर वो कम से कम साल का 1 करोड़ रुपया प्लस कमाता है। हमारे जो लड़के हैं यहाँ पर बेचारे वो 5 से 6 लाख रुपए महीना, अपना 5 से 6 लाख रुपए टोटल कमा जाते हैं। तो मुझे बताया ना उसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, वहां पर स्पॉन्सर्स हैं। जब आप खेलते हो आपके पास इक्विपमेंट का स्पॉन्सर है, आपके पास बैट तक का स्पॉन्सर है। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास के अंदर जो लड़का टॉप परफॉर्मर भी होगा उस बेचारे को अपने जेब से खरीदना पड़ता है, कोई आके कंपनी उसको स्पॉन्सर नहीं करती वहां पर, सिवाय क्यों हमें नजर आते हैं। तो वैसे फिर जितना हमने कोशिश लीग्स पर की है पाकिस्तान में, तो वो थोड़ी बहुत अगर क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक के ऊपर भी वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, प्रेसिडेंट कप हो, वहाँ स्पॉन्सरशिप हमें ना होने के बराबर नज़र आ रही है। तो कम से कम वहाँ कोशिश तो की जा सकती थी कि कुछ स्पॉन्सरशिप हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ मामला तो हो सकते थे। तो फिर बोर्ड का भी फिर इसमें खासा अमल दखल तो है कि वो उन्होंने भी संजीदा नहीं लिया, प्लेयर्स ने अगर नहीं लिया तो। मैंने कहा ना क्रिकेट बोर्ड का भी ज्यादा कसूर क्रिकेट बोर्ड का होता है। देखे ना, इंस्टीट्यूशन है वो फादर आपका, साफ सी बात है, क्योंकि आप उसके अंडर खेल रहे हो, उसी ने आपको इंप्लीमेंट करवाने जो भी लॉज हैं क्रिकेट के हों चाहे दूसरे मामला हैं, वो इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करवाता है। अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने ही डोमेस्टिक क्रिकेट को आज तक संजीदा लिया, आप लीग्स की बात कर लें पाकिस्तान में, मैं खुद हैरान इस चीज़ पे होता हूँ। मैं खुद लीग्स का हिस्सा रहता हूँ। PSL है, अब SPL स्टार्ट कर दिया आपने, कश्मीर प्रीमियर लीग भी होती थी, आपने 3 लीग स्टार्ट की हैं, अच्छी बात है। चलें, एक PSL के मुकाबले में 2 और भी लीग्स हो रही हैं, लोकल टैलेंट को वो फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये स्पॉन्सर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर स्पॉन्सर नहीं कर सकते? जो असली ग्रास रूट होती है आपकी, क्या ग्रास रूट लेवल के अंदर जाके स्पॉन्सर नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते? क्योंकि लीग क्रिकेट एक लीग दिमाग में चढ़ की हुई है कि उसका चार्म ज़्यादा है। लीग के क्रिकेट जो है उसके अंदर हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे, हमने डोमेस्टिक को नहीं देखना। तो आप यार क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, चाहे ऐसा स्पॉन्सर की बात करूं, जो हमारे मार्केटर्स बैठे हैं, इन दोनों का कसूर है इस चीज़ पे। इनको बैठना पड़ेगा। अगर आप लिटरली सही में पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी या फुटबॉल या जो आपके दूसरे स्पोर्ट्स हैं उन जैसा नहीं बनाना चाहते जो डाउनफॉल पे हैं, तो आपको अभी भी वक्त, आप बैठें, कुर्सी छोड़ें। आप आने वाले फ्यूचर को आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो हालिया 1 साल या 1.5 साल में जो मजाक बन के पूरी दुनिया के अंदर रह चुका है। कल हरभजन ने बात की होगी, आपको बाबर आजम के बारे में कहूँ कि उनको नहीं उतारना चाहिए था कप्तानी से, ये राइट टाइम नहीं था जब आपने उनको कप्तानी से उतारा है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, आप उनको कप्तान लेके आए, आपने चेंजेस की ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, आपने बहुत से मामला किए, वो आपको हीट अप फील हो रही है। हफीज़ आके स्टेटमेंट्स कुछ और दे रहे हैं, वहाँ पर ज़का अशरफ थे वो कुछ और स्टेटमेंट्स देते थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आए, आई डोंट नो, वो अल्लाह करे कि वो अच्छा कुछ अपना पॉजिटिविटी लेके आए। तो ये जितना कुछ चलता रहा है, प्लेयर अपनी जगह कसूरवार है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूरवार आपका इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो अभी वैसे फिर इसका मतलब है कि लीग क्रिकेट में ही लड़कों का भी चार्म वही है कि 4 छक्के लगा लेंगे, 4 ओवर्स में तेज़ बॉल कर लेंगे। लंबी क्रिकेट में तो हमने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया जो हमारा हाल हुआ है, हमारे पास प्लेयर्स ना होने के बराबर। अगर सिचुएशन यही रही तो 4 डे क्रिकेट को सपोर्ट ना मिला तो फिर तो टेस्ट शायद किस्से कहानियाँ ही बन जाए। सर, आप 4 डे क्रिकेट के अंदर ना कभी आप ग्राउंड के अंदर जाए ना, तो आप बात करें स्पॉन्सर क्यों नहीं आता, सबसे बड़ा आदमी पता स्पॉन्सर हमारा क्यों नहीं आता? वो ये कहता है कि यार 4 डे क्रिकेट में मैं किसी भी फला टीम को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। वो देखता है कि इसमें प्लेयर कितने बड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने फंड्स लगाए हैं। वो कहता है जितना बड़ा प्लेयर होगा उतना बड़ा मेरी जो सी पब्लिसिटी और मार्केटिंग होगी। हमारा कोई बड़ा जो प्लेयर है माशाल्लाह से, वो अनफॉर्चुनेट टू से 4 डे क्रिकेट नहीं खेलता। बहुत से कम लड़के खेलते हैं, जितने भी
में खेल रहे हैं उनको एनलिस्ट करके रिकॉर्ड निकाल के दिखा दें कि कितने जो पिछले साल गुजरे कितने लड़कों ने 4 डे क्रिकेट रेगुलर बेसिस पे खेली है, किसी ने नहीं खेली, उसको आप बेड़ा गर्क कर चुके हो डोमेस्टिक क्रिकेट का अपनी। अगर आप बात करो T20 फॉर्मेट आपने जो सा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए सबका पूरी दुनिया में होता है, क्यों? उनको पता है कि इसमें चार्म भी है, इसमें ग्लैमर है, इसमें पैसे हैं, इसमें अगर 1-2 मैंने इनिंग्स अच्छी खेल ली, टीवी के ऊपर आ रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट हो रही है लाइव, वहाँ पर जो सा मेरी बात बार बार होने लग पड़ेगी, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरा नाम जो सा वो इस वक्त ट्रेंडिंग में चला जाएगा। प्रेशर बिल्ड होता है क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर, वो कहते हैं हाँ यार प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसको बस वही बात है कि वैसे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिर बाद में सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाए तो ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी आपने खुद ही कहा कि अभी जो नए चेयरमैन आए हैं उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, अल्लाह करे कि उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया आपका वैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस मौजू पे हमसे बात की है। तो मुदस्सिर, चीज़ें बहुत सारी ठीक होने वाली, और जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं उसका ताल्लुक भी इंतखाबात से है, और मुल्क में आम इंतखाबात और प्रेडिक्शन क्या कह रही हैं इस पे हम उनसा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। उनसा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज आपके पीछे बैकग्राउंड चेंज है, कहाँ पे हैं आप? वो एक्चुअली दूसरे जो मेरा ऑफिस है ना, वो लाइट नहीं है वहाँ पे उस रूम में, तो लोड शेडिंग इतनी हो रही है हमारे एरिया में डेली। बिल्कुल सही। अच्छा उनसा, आज के दिन के हवाले से अगर हम ये जानना चाहें कि क्या सितारे कह रहे हैं, फिर वक्त हुआ तो फिर हम इंतखाबात के हवाले से, लेकिन हम पहले लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं सितारों का हाल और चाल जानने के लिए, क्योंकि अब ये वीक तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम आज से शुरू करके अगले जुम्मे तक का बताइए कि कैसा चल रहा है लोगों का वीक। ठीक है, आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज बुर्ज-हुमल के लिए शादी के हवाले से बहुत अच्छा है। उनकी लाइफ में शादियों की बहुत आप बताते हैं शादी का कार्ड आ जाता है तो मैं क्या करूँ शादियां बहुत कराती हैं, रिश्ते बहुत कराती हैं महंगाई में। सीजन डेट आजकल शादियां हो भी बहुत रही है शायद वो रीडिंग की वजह से हो रही है। तो अब एरीज जो है उनके लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं, उनकी जिंदगी में आ सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई उनका प्रपोजल आ सकता है, अगर किसी के साथ उनकी नाराजगी हुई है, ब्रेकअप हुआ है तो रीयूनियन हो सकता है। ऐसे ही एरीज वाले अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करें तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे का हफ्ता भी है, पैसा जा रहा है इस हफ्ते एरीज वालों के लिए। फिर यहाँ पर जो टॉरस के लिए है वो भी ये हफ्ता जो है बड़ा रोमांटिक रहेगा टॉरस वालों के लिए। दोस्तियाँ होती हुई नजर आ रही हैं, सोशलाइजिंग लग रही है, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स हो सकती हैं, बिजनेस मीटिंग्स हो सकती हैं। ट्रैवलिंग उनके लिए टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जेमिनाई वाले जो हैं वो थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये हफ्ता उनके लिए बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारे काम, घर के काम, कारोबारी काम करते हुए लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा परेशान हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो है जहाँ पर वो पैसा लगाएं वहाँ पर उनको लॉस हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा उनके माइंड में फियर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर वाले भी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का कार्ड है। अब कैंसेरियंस के लिए भी शादी का टाइम बहुत अच्छा है, अगर इस वक्त वो अपना लाइफ पार्टनर जो है ढूंढ लेते हैं या शादी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा ये टाइम है कैंसेरियंस का। बाकी दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम। फिर ये अगर बैरून मुल्क जो लोग कैंसेरियंस जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है इनका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो कैंसेरियंस के जो पैसे वैसे आने हैं वो भी आ जाएंगे या नहीं? हाँ, आपका जी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अभी तो तलवारें नजर आ रही है, लेकिन आ जाएगा। ये यस का कार्ड है, जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, जो है पैसे रिकवरी हो जाएगी, थोड़ा वक्त। अब उसके बाद जो है बात करेंगे लियो की। लियो वालों के काम थोड़े स्लो होंगे, डिलेज हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं कामों में। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई बिजनेस आपका है, कोई रियल एस्टेट का है, या ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, किसी भी हवाले से जॉब में भी स्लो चीज़ें रहेंगी। ये लियो वालों के लिए थोड़ा सा खामोशी वाला हफ्ता है, थोड़ा मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करें, इनके रूहानियत की तरफ थोड़ा सा आपको झुकाव लियो वालों का ज़्यादा रहेगा। उसके बाद वर्गो वाले जो हैं, यहाँ पर तलवारें हैं, तो किसी को दोस्त बनाते हुए एहतियात करें,
किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पैसा लगाते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो बहुत एहतियात करें, वरना आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी जो है ना बहुत सोच समझ के आपने काम करना है, आपको लॉस हो सकता है। अब बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा वाले जो हैं इनके लिए भी एहतियात का हफ्ता रहेगा कि अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, जो भी अपने घर के जो मामलात हैं वो अपने हद तक रखें, वरना जो है वो शेयर नहीं करना है आपने, वरना आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। घर में कोई चोरी भी हो सकती है लिब्रा के, तो जहां पर कैश वगैरह रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, बहुत एहतियात से रखें। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चाहे रिलेशन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंसेस हो, अप्स एंड डाउन्स। अच्छा, स्कॉर्पियंस के जो है वो नेगेटिविटी अराउंड भी है, जेलस लोग हैं, सियासत बहुत करते हैं, उसकी वजह से उनके कामों में बहुत रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, सेहत के हवाले से बहुत स्कॉर्पियो को एहतियात करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए भी शॉर्ट ट्रैवल्स लग रहे हैं, आना जाना मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ट्रैवलिंग है। अच्छा, यहाँ पर भी धोखा नज़र आ रहा है सेजिटेरियस वालों के लिए। तो दोस्ती करते हैं या किसी के साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो आपने बहुत सोच समझ के करना है कि वाकई वो शख्स जो है वो ट्रस्टवर्दी है भी, भरोसे के काबिल है भी या नहीं। सही। अब कैप्रिकॉन के लिए मून की एनर्जी, इमोशनल बहुत फील करेंगे कैप्रिकॉन। किसी दोस्त को मिस कर सकते हैं, अपने एक्स को मिस कर सकते हैं, और दूसरे काम में उनका दिल नहीं लग रहा, फोकस नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में फोकस नहीं है, तो फोकस करेंगे तो काम होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मेहनत से भी थोड़ा सा कैप्रिकॉन जो है वो जो है उसको इग्नोर कर रहा है, तो मेहनत करें, हार्ड वर्क करेंगे तो भी कामयाबी होगी। अब है एक्वेरियस वालों का फाइट लग रही है। अब इस हफ्ते के कार्ड ज़्यादातर मैंने देखेंगे थोड़े से बड़े मुश्किल हालात वाले लग रहे हैं, तो यहाँ पर तलवारें हैं। तो एक्वेरियस वाले जो हैं वो अगर जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के मसले मसाइल हैं, बिजनेस के मसले हैं या पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने गिव अप नहीं करना है। और आप कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि अकेले हम फाइट कर रहे हैं, हम अकेले हैं, ये हैं, तो ये आपने गिव अप नहीं करना है, अपनी कोशिश मेहनत जो है वो जारी रखनी है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हैं, वर्क नहीं कर रहा, फिर भी आप नाउमीद नहीं होंगे। पाइसेस वाले जो है ये हफ्ता बड़ा पैशनेट रहेगा, बिजी रहेगा, बहुत से कोई अथॉरिटी मिल सकती है उनको, प्रमोशन हो सकती है, रिलेशन शादी के काफ़ी अच्छे चांसेस है पाइसेस वालों के, किसी के साथ रिलेशनशिप, लव लाइफ में भी बेहतरी नज़र आ रही है। सही। ये हालात। चलें जी, ये तो हो गए स्टार्स। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे, वो है जी इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। सिचुएशन बड़ी फ्रेंडली रहेगी, अफ़ाम व तफ़हीम से मरहला मुकम्मल हो जाएगा। कार्ड्स क्या बता रहे हैं? हाँ, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि जो भी पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब कोऑपरेट करेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी। कोई शोर शराबा मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई हंगामा नजर नहीं आ रहा इलेक्शन तो के दौरान। पाकिस्तानियों को मजा ही नहीं आएगा, हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो। हाँ, तो कहते हैं कुछ ना कुछ होता रहे। बड़े प्यार मोहब्बत से इलेक्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मोहब्बत, प्यार, तवज्जो, अच्छी पार्टनरशिप, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की, तो कोई मुझे हाँ बड़ा पुरसुकून लग रहा है, पीसफुल इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा बन रही है, उनके कार्ड क्या कहते हैं? मियाँ नवाज शरीफ क्या वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? जी, नवाज शरीफ के लिए जो कार्ड है अभी तो देखिए बहुत कोई इतना बड़ा कार्ड नजर नहीं आ रहा। अच्छा। उन्हीं का कार्ड है। और हाँ, ये है कि पिछले जो पास्ट में इन्होंने हालात गुजारे हैं उनसे निकल आए हैं, अपनी न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। और एज एन ऑप्शन होगा नवाज शरीफ जो है वो एक नवाज शरीफ, यानी उनका बड़ा कार्ड नहीं है, तो फिर क्या बड़ा कार्ड बिलावल का देखें, बिलावल भुट्टो के लिए है? बिलावल भुट्टो का यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो तो उससे भी छोटा कार्ड है। अच्छा। और अभी की जो एनर्जी है, अब इलेक्शन जब होंगे तब हम उसको देखेंगे दोबारा, लेकिन बिलावल भुट्टो के भी कोई इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नजर नहीं आ रहे। बर्डन, स्ट्रेस, काम का दबाव,
और बहुत प्रेशर नजर आ रहा है पॉलिटिकली पार्टी का। मैं ये चाह रही हूँ कि शहबाज शरीफ तो नहीं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों का बता दें। देखिए यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है उसके लिए भी एस ऑफ कप का कार्ड है। अगर हम इन सारे कार्ड्स को कंपेयर करें तो नवाज शरीफ फिर भी उनका, अगर हम सारे कैंडिडेट्स को देखें तो नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग है बाकी लोगों से। इस वक्त की एनर्जी से यहाँ पर एस ऑफ कप्स शहबाज शरीफ के तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ ये कि तकरीरें हो गई, पॉलिटिकली एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, कोई ओहदा मिल सकता है शहबाज शरीफ को, पंजाब का कोई ओहदा मिल गया या कोई और ओहदा मिल गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुझे नजर नहीं आ रहे शहबाज शरीफ। मरियम नवाज का कार्ड अच्छा है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड्स जो आए हैं सबके सिवाय नवाज शरीफ साहब के, सबके कार्ड आए हैं माइनर एरकाना के कार्ड। अच्छा। और माइनर कार्ड जो होते हैं ऑब्वियसली छोटे कार्ड्स होते हैं। क्या पता बड़े मियां साहब मेजर ओहदे पे हों, ये सबको माइनर ओहदे मिल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे ऐसा लगता है सब मिला के गवर्नमेंट बनाएंगे, जो बड़ी पार्टीज हैं 2-3 वो मिला के जो है कोई गवर्नमेंट बनेगी। चले जी, आप बता रही हैं इलेक्शन में भी कोऑपरेशन रहेगी तो फिर हुकूमत भी कोऑपरेशन बिल्कुल। चले जी, हैव अ नाइस वीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब इसके साथ ही हमारी भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और इस हफ्ते का आखिरी शो। दुआ ये है कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मुझे और मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह पीर के रोज़ अब आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।